जी हाँ दोस्तों, YouTube पर पहली बार होने वाला धमाल वीडियो जिसमें से हम केवल आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे और वही 100% आपके एग्जाम में भिड़ेंगे और मेजर पेपर 16 हिंदी आपका पूरी कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि जो सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 16 हिंदी का सिलेबस है वो टोटल 4 यूनिट में बांटा गया है, यानी 4 इकाई में बांटा गया है। पहला इकाई में उपन्यास के बारे में पढ़ना है, दूसरा में रेणु के उपन्यास कितने चौराहे के बारे में पढ़ना है, तीसरा में मन्नू भंडारी जी का एक उपन्यास है आपका बंटी, इसके बारे में पढ़ना है, और चौथा कृष्णा सोवती जी का एक हमारा उपन्यास है ए लड़की, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, इकाई नंबर 1 से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन है, इकाई 2 से भी लगभग 3 क्वेश्चन है, इकाई 3 से 3-4, इकाई 4 से 3-4, मतलब हर एक इकाई से लगभग 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इकाई नंबर 1 उपन्यास स्वरूप विशेषता तत्व भेद है, यानी उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप है, इसके तत्व है, विशेषता है, इसके भेद है। एक इकाई में यहाँ पर कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। अगर मैं इकाई 2 की बात करूँ तो इकाई 2 में कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। इकाई 3 में 3 क्वेश्चन है और इकाई 4 में आपका कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, एक ही मैं आपको आंसर दूंगा और वही आपको लिखना है। ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं, एक ही जैसा है, बस किसी में स्वरूप दे दिया है, किसी में विशेषता दे दिया, तो किसी में भेद दे दिया है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, इकाई नंबर 2 का, तो ये जो रेणु जी है ना, वो एक उपन्यास लिखे थे जिसका नाम था कितने चौराहे। तो चाहे रेणु जी से क्वेश्चन दे दे, चाहे कितने चौराहे से दे दे, बात तो सेम ही पड़ेगा। जैसे दे दिए फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास, या तो कितने चौराहे कितने चौराहे कितने चौराहे, अब कितने चौराहे में मनमोहन जी का बारे में दे दे, चाहे महिला पात्रों के बारे में दे दे, आंसर में जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो ये सबका नाम मिलेगा, वहाँ पर मनमोहन भी मिलेगा, महिला पात्र भी, सब मिलेगा। तो मेरा मेन मकसद ये दोस्तों कि इकाई नंबर 1 में सिर्फ एक क्वेश्चन देंगे, जिससे चाहे एक क्वेश्चन आ जाए, ए आ जाए, चाहे ए आ जाए, आंसर आपको वही लिखना है। इकाई नंबर 2 से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, चाहे उसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में आ जाए, चाहे तो कितने चौराहे के बारे में कोई भी क्वेश्चन दे दे, आंसर आपको वही लिखना है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देंगे जिसमें से मन्नू भंडारी के बारे में दे दे, चाहे आपका बंटी के बारे में दे दे, आपका बंटी या मन्नू भंडारी के बारे में दे दे, आंसर आपको वही लिखना है। चौथा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसमें से कृष्णा सोवती के बारे में दे दे या ए लड़की के बारे में दे दे, आंसर वही लिखना है। ए लड़की के उपन्यास के बारे में दे दे, ए लड़की उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में दे दे, या ए लड़की के उपन्यास में वर्णित अम्मू के चरित्र चित्रण, या तो कृष्णा सोवती के उपन्यासों का वर्णन करें, ऐसे दे दे, तो अभी आपको आंसर वही लिखना है। ठीक है दोस्तों, मतलब जितना आप हार्ड समझ रहे हैं ना, उतना हार्ड है नहीं, बस बुक में ढेर सारा क्वेश्चन देकर के स्टूडेंट को उलझाया जा रहा है। ठीक है, तो हम एक का करके क्वेश्चन विथ आंसर आपको कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया। इस पूरे क्वेश्चन का मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा, दूसरा इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा, तीसरा इसमें कंप्लीट कर दूंगा और चौथा आपका जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। 4 वीडियो में सिलेबस खत्म, और चारों वीडियो को इतना आसान तरीका से बताया ना कि एक बार देख लोगे ना तो दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप दे दे, चाहे तो उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके तत्व विशेषता दे दे, या इसके भेद दे दे, या तो उपन्यास से कोई भी क्वेश्चन दे, आंसर आपको सेम लिखना है। तो ये हमारा धमाल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे उपन्यास के बारे में, चाहे उपन्यास की परिभाषा दे दे, तत्व दे दे, विशेषता दे दे, या तो फिर उपन्यास के स्वरूप दे दे, या तो फिर उपन्यास के भेद दे दे। आपको आंसर मैं जैसे बता रहा हूँ दोस्तों वैसे ही लिखना है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, देखो उपन्यास की परिभाषा यहाँ पे लिखा गया उपन्यास के भेदों को स्पष्ट करें, तो सिर्फ क्या आप भेद लिखोगे? नहीं, इसमें भी आपको उपन्यास की परिभाषा लिखना ही पड़ेगा, उपन्यास की विशेषता लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप भेद को लिखेंगे, क्योंकि 15 मार्क्स में आएगा। और क्या 15 मार्क्स में 1-2 पेज नहीं, कम से कम 4 पेज 5 पेज में आंसर लिखना होता है। ठीक है, कम से कम आप 4 पेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बड़ा आंसर लिखने के लिए सिर्फ भेदों को ही नहीं लिखना पड़ेगा, अगर भेद बोल रहा है तो भी आपको इसका परिभाषा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन उपन्यास की परिभाषा दे दे, इसके तत्व विशेषता दे दे, या तो उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप के बारे में दे दे, या उसके भेदों को स्पष्ट करे, ऐसा क्वेश्चन दे दे, आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, मान लो कि दे देता उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप पर विचार करें, तो इसका उपन्यास की परिभाषा भी लिखना है, विशेषता भी लिखना है, भले इसमें विशेषता नहीं है, उसके बाद स्वरूप लिखना है। इसमें सिर्फ भेद है,
फिर भी उपन्यास की परिभाषा लिखना पड़ेगा, विशेषता लिखना पड़ेगा, उसके बाद भेद लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या उपन्यास की परिभाषा भी लिखना है, विशेषता भी लिखना है, तत्व को भी लिखना है। चलिए तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डील करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे उपन्यास का अर्थ कि उपन्यास क्या होता है। ठीक है, देखिए उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास। ठीक है, अर्थात पास में रखा हुआ, है ना, पास में रखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, पास में रखा हुआ। अब ये क्या है देखते हैं। वह काव्य जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है। अब पास में रखा हुआ मतलब कोई सामान नहीं कि पास में रखा हुआ है, वो चीज़ों जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है, हमारे जीवन की जो करीब है, सामने है, जो हमारे जीवन से तालमेल है, वो सब चीज़ों का जो क्या होता है इसमें प्रस्तुत किया जाता है, वही हमारा उपन्यास कहलाता है। ठीक है, उपन्यास को पढ़कर पाठक को ऐसा लगता है, उपन्यास को पढ़कर के पाठक मतलब पढ़ने वाला को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ उसी के जीवन पर आधारित हो और उसी के भाषा में लिखी गई हो। जब एक पाठक आने के व्यक्ति जब उपन्यास को पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है ना कि ये सारा कहानी हमारे ही जीवन पर आधारित है। ठीक है, और हमारे ही भाषा में लिखा गया है। मतलब उपन्यास को इस प्रकार से लिखा जाता है ना कि जो भी व्यक्ति उसको पढ़ता है ना, लगता है कि ये मेरे ही जीवन पर आधारित है और मेरा ही भाषा में लिखा गया है, ताकि तब ना फिर जीवन उसके अंदर गहराई को छू पाएंगे और वो अपने अंदर जीवन में उसको उतार पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही लिखा जाता है, यानी कि लोगों को निकटता से जुड़ा हुआ चीज़ रहता है ये। अब देखेंगे उपन्यास की परिभाषा, तो अलग अलग विद्वानों ने उपन्यास की अलग अलग परिभाषा दी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो हिंदी में उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान थे। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया, अलग अलग परिभाषा दिया किसका, उपन्यास का। तो अलग अलग हिंदी शास्त्री मतलब जो विद्वान थे हिंदी के, उसके द्वारा अलग अलग परिभाषाएं इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, पहला देखिए, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के शब्दों में, यानी ये एक हमारे विद्वान का नाम है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। अब इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव के चरित्र पर क्या करना, प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। कि मानव का चरित्र कैसा है उस पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को जानना कि उसका रहस्य क्या है, उसको खोलना ही क्या कहलाता है, उपन्यास कहलाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं करना चाहिए। मुझे लगेगा कि मैं तो गलत करता हूँ, तो ये लगता है मेरा ही जीवन पर लिखा हुआ है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि मानव का चरित्र के बारे में पता चलता है और उसके जो अंदर का रहस्य है ना वो खुलता है अपने आप। नेक्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनके शब्दों में देखेंगे कि उपन्यास किसको कहते हैं। तो देखिए, उपन्यास आधुनिक युग की देन, आधुनिक युग की देन मतलब अभी के समय में, वर्तमान समय की ये देन है। इसमें लेखक यानी जो लिखने वाला होता है वो अपना एक निश्चित मत प्रकट करता है, यानी लेखन अपना विचार को प्रकट करता है। आखिर लिखता कौन है, लेखक लिखता है, और लेखक अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने एक मत को प्रकट करता है और कथा को इस प्रकार सजाता है, मतलब जो लिख रहा है उसी को हम लोग कथा बोलते हैं। ठीक है, और कथा को इस प्रकार सजाता है कि पाठक यानी पढ़ने वाला अनायास ही उसके यहाँ पे अनायास लिखा गया, अनायास ही उसके उद्देश्यों को ग्रहण कर सके, मतलब आसानी रूप से, ठीक है, सही रूप से, सही अर्थों में उसके उद्देश्यों को क्या कर सके, ग्रहण कर सके और उससे प्रभावित हो सके और उसको समझ सके, वो क्या उपन्यास क्या बताना चाह रहा है, उसका अर्थ क्या है, उस चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, ये है किसका कहना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में। ठीक है, तीसरा देखिए, मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल मैंने 4 विद्वानों के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पे 4 विद्वान की परिभाषा बताएं। आप एग्जाम में ज़्यादा कम से कम 2 जरूर लिख सकते हैं, अगर चारों याद नहीं रहता तो कम से कम 2 जरूर लिखें। ठीक है, तीसरा देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अर्थ क्या है, यानी उपन्यास का ये परिभाषा किस प्रकार से दिया। तो इनका कहना है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, यानी उपन्यास जो है ना ये मनुष्य के वास्तविक जीवन से, ये कोई फालतू की कहानी नहीं होती, इसमें कोई फालतू के उपन्यास नहीं होते, बल्कि मानव के एक वास्तविक जीवन से, सच रियल जीवन से काल्पनिक कथा है। मतलब जो कहानी है वो सच नहीं है, कहानी काल्पनिक है, मतलब कल्पना किया गया, सोचा गया, लेकिन वो मानव जीवन पर ही आधारित होता है। जैसा मानव के जीवन में चलता है, आगे क्या होगा, मानव आगे कितना लालची निकलेगा, यही सब चीज़ों पर ये क्या होता है, बिल्कुल कल्पना जरूर है, लेकिन मानव के सही जीवन के बारे में चर्चा होता है उसमें। नेक्स्ट है बेकर के शब्दों में कि बेकर जी ने इनके बारे में क्या बताएं। ठीक है, तो उपन्यास वह रचना है, इनका कहना है कि उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी
कल्पित गद्य कथा, कल्पित गद्य कथा मतलब क्या होगी दोस्तों, कल्पित जो कल्पना करते हैं द्वारा मानव जीवन की व्याख्या की गई हो। मतलब हम आखिर कोई भी कहानी लिखा जाता है, प्रेमचंद के द्वारा आप सुने होंगे, बहुत सारा कहानी लिखा गया होगा, तो कल्पना करके लिखें कि आगे जाके मानव ऐसा हो सकते हैं, मतलब बहुत सारा वो कहानी लिखते हैं तो कल्पना करके लिखते हैं ना। और तो वही ये चीज़ बताएं कि जो उपन्यास है वो क्या है, तो एक कल्पित कथा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मानव जीवन की व्याख्या की गई होती है, यानी मानव के जीवन के बारे में बताया गया होता है। अब देखते हैं उपन्यास के तत्व, तो इसके टोटल 6 तत्व है। कथा वस्तु, जिसको हम लोग घटना कर्म भी बोल सकते हैं, दोनों आपको नहीं लिखना, कोई एक आध रखना है। पात्र, जिसको चरित्र चित्रण कह सकते हैं। कथोपकथन, जिसको संवाद बोल सकते हैं। शैली, देशकाल या जिसको वातावरण कह सकते हैं, और उद्देश्य। देखते हैं क्या करके कथा वस्तु क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कथा वस्तु क्या होता है। तो उपन्यास की मूल्य कहानी को कथा वस्तु कहते हैं, यानी कि जो उपन्यास होता है ना, उसको जो मूल्य कहानी रहता है, मैन स्टोरी जो रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कथा वस्तु कहते हैं। उपन्यासकार, यानी जो उपन्यास को लिखता है, उपन्यासकार कथा वस्तु का चयन कहाँ से करता है, यही उसकी क्षमता का परिचायक होता है। यानी कि जो उपन्यासकार जो कथा वस्तु का चयन कहाँ से कर रहा है, यानी उपन्यास लिखते समय वो चीज़ों को कहाँ से ला रहा है, यही उसकी क्षमता का परिचय करता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ से ला रहा है, किस विषय में है। उपन्यास की सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करता है कि वो कथा वस्तु को कहाँ से ला रहे हैं। कथा वस्तु के 3 अवस्थाएं होती है। कथा वस्तु जो भी कुछ लिखा जाता है कथा को, उसके 3 अवस्था होता है। उदय, सबसे पहले उसका उदय होता है, फिर विकास होता है, जैसे आदमी का कैसे होता है, उदय होता है, यानी पहले जन्म होता है, फिर विकास होता है, लास्ट में अंत हो जाता है। वैसा ही कथा वस्तु की होती है। कथा वस्तु के 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है, और 3 होता है, उदय, विकास और अंत। बात करते हैं पात्र, या जिसको चरित्र चित्रण बोलते हैं। पात्र, जैसे किसी भी कहानी में जिसके बारे में बात होता है ना, उसको पात्र बोलते हैं। जैसे मान लो कि प्रेमचंद के बारे में कहानी लिखा गया, तो प्रेमचंद उस कहानी का पात्र हो गए, और उसी के चरित्र के बारे में लिखा जाएगा ना कहानी में, कि वो क्या थे, नहीं थे, कैसे व्यक्ति थे, तो वही चरित्र चित्रण हो गया। तो पात्र बोलो चाहे चरित्र चित्रण बोलो। उपन्यास मानव जीवन से संबंध होता है, जो उपन्यास होता है मानव जीवन से संबंध होता है, अतः इसे मानव चरित्र का चित्रण भी कहा जाता है। इसमें मानव चरित्र के विविध रूपों का प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें मानव के हर अलग अलग चरित्र चित्रणों का क्या होता है, उसमें समावेश होता है। उसके विकास, हस्य, यानी कि मानव जीवन का कैसे विकास हुआ, उसका हस्य मतलब उसका कैसा नष्ट हुआ, उतार चढ़ाव कैसे हुआ उस व्यक्ति का। हम लोग कोई भी कहानी पर भी अगर कोई भी व्यक्ति होता है और उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ उपन्यास लिखते हैं, तो उसका उतार चढ़ाव क्या था, कैसे वो जीवन में आगे बढ़े, अच्छाई बुराई क्या था, सभी का विवरण उसमें क्या करते हैं, चित्रबद्ध प्रस्तुत किया जाता है, चित्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मनुष्य के आंतरिक और बाह्य चरित्र का पूर्ण उद्घाटन हो जाता है। इससे क्या होता है, मनुष्य के अंदर और बाहर दोनों चीज़ों के बारे में उसमें क्या हो जाता है, जानकारी मिलता है, दोनों को उद्घाटन किया जाता है, दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। देखेंगे अब तीसरा पॉइंट, ठीक है, कथोपकथन, जिसको संवाद बोलते हैं। तो उपन्यास में यह कथा वस्तु के विकास तथा पात्रों के चरित्र चित्र में सहायक होता है। मतलब उपन्यास में जो कथा वस्तु लिखा जाता है ना, उसके विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और पात्रों का, यानी जो कहानी में जिसका बात चल रहा है उसके चरित्र चित्रण करने के लिए, यही दोनों में क्या होता है, सहायक होता है। मतलब संवाद मतलब क्या, जो हम लोग बोलते हैं, संवाद करते हैं, तो उपन्यास की कथा वस्तु में ये हेल्प करते हैं, और पात्रों के चरित्र चित्रण में, यानी किसी के जीवन के बारे में जानने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। इससे कथा वस्तु में नाटकीय और सजीवता आ जाती है। और संवाद के माध्यम से जब हम लोग संवाद करते हैं ना, एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो नाटकीय हो जाता है, नाटकीयता होता है, यानी थोड़ा नाटक की जैसा लगता है, और सजीवता यानी कि जान आ जाता है वो सब चीज़ें में। भाषा शैली, उपन्यास को अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए सरस और सरल भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सरल होगा, ठीक है। तो उपन्यास को अपने भाव और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शैली का उपन्यास के तत्वों में अपना प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी भाषा शैली का ही सबसे ज़्यादा उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसा भाषा शैली रहेगा उतना ही इंपॉर्टेंट आपका उपन्यास माना जाएगा, ठीक है। अगर भाषा शैली कोई समझ ही नहीं रहा तो उपन्यास किस काम का। भाषा शैली ही उपन्यास को प्रारंभ से अंत तक पढ़ जाने की उत्सुकता और उमंग पाठक में जगाती है। मतलब देखिए, उपन्यास की भाषा शैली कैसा है, लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तय करता है कि लोग पढ़ने वाले उसको अंत तक पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले ही छोड़ देंगे, पूरा क्यों पढ़ेंगे। तो भाषा शैली ही तय किया जाता है कि वो उपन्यास को अंत तक पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। देश काल वातावरण, देश काल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वातावरण। पात्रों के चित्रण को पूर्णतः और स्वाभाविकता देने के लिए वातावरण का ध्यान रखना जरूरी होता है। देखो, अब मान लो
कि पात्रों पात्रों मतलब जिस पर कहानी बैठाया जा रहा है, जिस पर उपन्यास लिखा जा रहा है, उसको लिखते टाइम वातावरण का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं कहानी अभी किसी व्यक्ति पर, वैसे समझाने के लिए सबको, ठीक है। और अभी मान लो कि सभी लोग चोरी कर रहे हैं, अभी के टाइम में सब लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे चोरी ना करने के बारे में लिख दें, तो ये कोई मतलब होगा क्या? वातावरण को ध्यान में रखा जाता है कि अभी चोरी चल रहा है, तो चोरी पर ही लोगों को समझाते हुए कि चोरी नहीं करना, इससे बचना चाहिए, पाप है, यही सब चीज़ों पर लिखना चाहिए ताकि लोग समझे। तो वातावरण के अनुसार से ये होता है, ठीक है। घटना का स्थान, कि घटना कहाँ पे हुआ है, समय क्या है, तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान उपन्यासकार के लिए आवश्यक होता है। जो उपन्यास लिखता है उसके लिए वातावरण, किस स्थान पर लिखा गया और किस स्थान पर कैसा लिखा जाना चाहिए, हम किस स्थान पर किस व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, कहाँ का कहानी है, समय क्या अभी चल रहा है, ये सब परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ है कि रचनाकार जो रचता है, जो उपन्यास लिखता है, रचनाकार ने किस प्रयोजन से उपन्यास या नाटक की रचना की है। मतलब देखिए, उद्देश्य का मतलब होता है कि जो उपन्यासकार उपन्यास को लिख रहा है वो किस उद्देश्य से लिख रहा है। लोगों को चोरी के बारे में बताना चाह रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं या उसको मनोरंजन करवा रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ रचनाकार प्रायः धन या प्रतिष्ठा जैसे उद्देश्यों के लिए रचना करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, उपन्यास को लिखते हैं। वहीं कुछ रचनाकार का उद्देश्य व्यापक होता है, वहीं उसका उद्देश्य बड़ा होता है, कुछ लोगों को उद्देश्य देना, या उद्देश्य किसी विचारधारा का स्थापना करना होता है, ठीक है। कुछ लोगों का उद्देश्य क्या होता है, विचारधारा का स्थापना करना, मतलब अच्छे अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाना, है ना। और वहीं कुछ लोगों का होता है पैसा कमाना। नेक्स्ट, उपन्यास की विशेषताएं। तो उपन्यास की निम्नलिखित विशेषताएं, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसमें जो भी चीज़ों पर बात किया जाता है वो संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होता है। पात्रों की संख्या, आप उपन्यास पढ़े होंगे, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन जब हम पढ़ाए थे, पात्र मतलब जिसके बारे में बात चलता है। तो इसमें जब उपन्यास लिखा जाता है तो एक उपन्यास लिखते लिखते बहुत सारे पात्रों की इसमें चर्चा कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का भी इसमें चर्चा होता है। उपन्यास जीवन के विविध पक्षों का समावेश होता है, यानी जो उपन्यास होता है ना वो जीवन के अलग अलग पक्षों का इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, उपन्यास में वास्तविकता तथा कल्पना का मिश्रण होता है। इसमें वास्तविकता होता है और कल्पना। वास्तविकता मतलब सच कहानी पर होता है आधारित, जो रियल में चल रहा है, और एक कल्पना होता है, एक मन से सोचा गया कहानी होता है। उपन्यास में मानव जीवन के सत्य के उद्घाटन होता है, यानी मानव जीवन में जो सत्य चल रहा है ना उसी चीज़ों का उद्घाटन किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ और है, लोग अभी अच्छाई कर रहे हैं और बुराई के बारे में बताया जा रहा है, लोग बुराई कर रहे हैं और अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है, नहीं। उपन्यास में समाज, धर्म और इतिहास से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया भी जाता है। देखिए, उपन्यास में समाज से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, हमारे देश में जो भी मुद्दे हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारे मुद्दा उठाया जाता है। नेक्स्ट, उपन्यास में समाज के हर तबके के लोगों का जिक्र होता है। ऐसा नहीं कि किसी कोई खास तबके के लोगों का ही जिक्र होता है, नहीं, हर तबके के लोगों का जिक्र होता है। नेक्स्ट है कि उपन्यास में भाषा सरल होती है जिसे आम आदमी आसानी से क्या कर सके, समझ सके। नेक्स्ट, उपन्यास में समाज और धर्म में फैली हुई बुराइयों का खंडन किया जाता है। अगर समाज में कोई बुराई फैला हुआ है तो उसका क्या किया जाता है, उपन्यास के माध्यम से रचना करके उस बुराई के बारे में खंडन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये गलत है, ऐसे वैसे जो भी बुराई है उसके बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है, उसका खंडन किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। उपन्यास में मनोरंजन के साथ साथ, देखो उपन्यास में जो रचते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का भी निर्धारण भी किया जाता है। मनोरंजन भी करवाता है और समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में भी उसमें उजागर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का ही इसमें बातें चलता है, ठीक है। अब आएंगे दोस्तों उपन्यास के स्वरूप पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, हमारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। उपन्यास के स्वरूप को देखते हैं। तो इसके जो स्वरूप है दोस्तों वो देखिए क्या है, आकार का विस्तार, पात्र हो गया, कथानक हो गया। अगर एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद आपको ये वाला पॉइंट याद नहीं रहता कि पहला पॉइंट में क्या था, आकार का विस्तार था, दूसरा में पात्र था, भूल जा रहे हैं क्या था, अगर ये सब याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, सीधे सीधे आप पॉइंट नंबर 1 लिखो और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो जो भी समझ के जाते हो। और ज़रूरी नहीं कि जैसा हम लिखें वैसा ही, अगर इनमें से आप कुछ भी पॉइंट को समझें तो अपने से भी आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। अगर ये सब पॉइंट्स को आप लोग एग्जाम में भूल जाते हो तो डायरेक्ट नंबर 4 लिखो और 4 में ये सब को लिखो, इसको छोड़ दो, सीधे 5वां लिखो, इसको छोड़ दो, ये सब लिखो, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्वरूप का मतलब तो क्या, नेचर मतलब उसके बारे में। तो आकार का विस्तार देखो,
कहानी जीवन के किसी एक हिस्से को छूकर निकल जाती है। जो कहानी होता है ना, वो हमारे किसी एक जीवन के बारे में लिखा जाता है। कहानी होता है वो हमारे किसी एक जीवन पर लिखा जाता है। लेकिन जो उपन्यास होता है ना, इसका जो स्वरूप है ना, वो बहुत ही बड़ा है। इसमें मनुष्य के पूरे जीवन, पूरे युग के बारे में और पूरे समाज के बारे में चित्रण किया जाता है, यानी लिखा जाता है। तो कह सकते हैं कहानी से ही बड़ा विस्तार रूप होता है उपन्यास का। तो वही बताया गया कि इसका आकार क्या होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। पात्र, इसमें कई पात्र होते हैं जिनका चरित्र विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। पात्र का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, जैसे एक आदमी है, इसके बारे में लिख रहे हैं, तो इसका कुछ तो नाम देंगे ना, राम, पवन, मोहन, तो इसी को बोलते हैं पात्र। यानी कहानी में जिस आदमी का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पात्र। ठीक है, तो जब हम लोग उपन्यास लिखते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं और वही सभी पात्रों का बारे में लिखा जाता है, उसी का चरित्र चित्रण किया जाता है। तीसरा कथानक। कथानक मतलब क्या हो गया दोस्तों कि उपन्यास की कहानी जटिल और विस्तृत होती है। मतलब इसका जो कहानी होता है ना, वो जटिल होता है और बहुत ही बड़ा होता है, व्यापक होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मुख्य होते हैं और उपकथाएं होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, उपकथाएं होती है, और बहुत सारा उपकथाएं होने के कारण इसका जो उपन्यास है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, विस्तृत होती है, लंबी होती है। ठीक है, अगर आप एक आधो पॉइंट को भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विवरण। इसमें जब हम लोग उपन्यास लिखते हैं तो ये कहाँ के बारे में लिखा गया, कौन सा स्थान के बारे में उपन्यास लिखा गया, उस चीज़ पर भी जिक्र किया जाता है। कौन सा समय था, वातावरण कैसा था, उस समय का माहौल कैसा था, गर्मी, बरसात, ठंडा, पात्रों का मनोभावों, यानी जिस भी व्यक्ति के बारे में उस उपन्यास में, कहानी में लिखा गया है, उस व्यक्ति का मनोभाव, उसका विचार कैसा था, ये सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है। विषय, आखिर उपन्यास किन सब चीज़ों पर लिखा जाता है, तो समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, आर्थिक के बारे में, मनोवैज्ञानिक जैसे विषयों को उठाया जाता है। और यही सब चीज़ें समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, ठीक है, गरीबी, मनोवैज्ञानिक, यही सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। शैली, भाषा और शैली में विविधता होती है जो कहानी के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, यानी कि मान लो कि अगर कुछ दुख दर्द वाला कहानी उपन्यास को लिख रहे हैं तो उसमें भाषा अलग होता है। कोई मनोरंजन वाला अगर कुछ चीज़ें को लिख रहे हैं तो उसका भाषा अलग होता है। तो अलग अलग चीज़ जो हम लोग लिखते हैं ना, उसका कहानी का अलग अलग भाषा होती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों उपन्यास के भेद, यानी जिसको हम लोग प्रकार कहते हैं। तो उपन्यास के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, उपन्यास का संसार बहुत बड़ा है। अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो इसका संसार बहुत बड़ा है, ये बहुत विस्तृत होते हैं। अलग अलग लेखकों ने, यानी कि लिखने वाले, जो उपन्यास लिखने वाले होते हैं, वो अलग अलग विषयों पर और शैलियों को चुनकर उपन्यास लिखें। मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों को अच्छे अच्छे विषयों पर चुन करके लिखें अलग अलग भाषा में। उपन्यासों को मुख्य रूप से 8 भेदों में बांटा जा सकता है। पहला है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास मतलब जो समाज के बारे में लिखे, वैसा उपन्यास जो समाज में क्या हो रहा है उसके ऊपर लिखा जाए। इन उपन्यासों में हमारे समाज की अच्छाइयों, बुराइयों, रीति रिवाज, समस्याओं को दिखाया जाता है। इसमें आम परिवार कैसे रह रहा है, दहेज प्रथा, गरीबी जैसे विषयों पर बात करती है ताकि ये सब समस्या खत्म हो। ऐतिहासिक उपन्यास, जो इतिहास के बारे में लिखा जाए। जब कोई लेखक इतिहास की किसी सच्ची घटना, राजा महाराजा जैसे पुराने समय के किसी मशहूर चरित्र का आधार बनाकर कहानी लिखता है तो उसे ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। कोई मान लो कि पहले के राजा महाराजा बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही फेमस हैं, तो उसका चरित्र बना करके उसके ऊपर कहानी लिखा जाता है। पौराणिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास मतलब धर्म ग्रंथ, पुराण, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये उपन्यास हमारे धर्म ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत की कथाओं और उनके पात्र। मतलब कि जैसे रामायण लिख रहे हैं तो रामायण में किस किस व्यक्ति के बारे में नाम आया है, किसके किसके बारे में आया है, तो उसी को बोला जाता है पात्र। यानी कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें किसका नाम आता है उसको बोलते हैं पात्र। तो जैसे राम, कृष्ण, कर्ण, सीता, यही सब ना आया है, ये सब किताब पर आधारित होते हैं। इसके लेखक इन पुरानी कहानियों को आज के नज़रिए से नए तरीके से पेश करता है। ये सब पुरानी कहानी है, लेकिन लेखक क्या करता है, आज के नज़रिए से नया तरीके से उसको पेश करता है ताकि आने वाला समय में भी लोग इसको देख सकें, समझ सकें। मनोवैज्ञानिक उपन्यास, इन उपन्यासों में बाहरी दुनिया की मार काट या घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास होता है ना, वो बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की विचार, मनोवैज्ञानिक मतलब क्या, जो अपने अंदर की विचार है। ठीक है, तो बाहर में क्या दुनिया में मार काट चल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि पात्रों के मन के भीतर, पात्रों मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर लिखा जा रहा है उसके मन के भीतर क्या दुख दर्द चल रहा है
उसका विचार के बारे में, उसके उलझन, क्या उसकी ज़िंदगी में उलझन है, तनाव, मानसिक तनाव, उनके भावनाओं को गहराई से दिखाया जाता है। बाहर की दुनिया में इससे कोई मतलब नहीं होता, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जो अपने अंदर के मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया जाता है। AR उपन्यास, एक होता है AR उपन्यास। AR किसको कहते हैं वो पता चल जाएगा आगे, ठीक है। देखो, यह पुराने ज़माने के हॉलीवुड फिल्मों जैसे होते हैं, मतलब ये जो AR उपन्यास लिखा जाता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हॉलीवुड की फिल्में होती है। इनमें जादू, टोना, भूत प्रेत, रहस्यमयी गुफाएं, खजाने और भेष बदलने वाले AR पात्र होते हैं। AR किसको बताया जाता है दोस्तों? जिसमें भेष बदला जाता है, जैसे जादू वगैरह देखे होंगे आप लोग कि अभी कोई और कपड़ा पहने थे और बाद में कोई और पहन लिए। तो यही सब चीज़ें पुराना समय में यही सब चीज़ें दिखाया जाता था, जादू टोना, भूत प्रेत, रहस्यमय गुफाएं, खजाना, भेष बदलना। तो ये सब चीज़ें जो लिखा जाता था ना, उसी को बोला जाता है AR उपन्यास, ठीक है। इसका मुख्य मकसद होता था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मनोरंजन करना और उनमें रोमांच जगाना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जासूसी उपन्यास। क्या है? जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यास क्या होता था? देखो, मान लो कि कोई एक मूवी है, उसमें पहले ही कोई व्यक्ति या तो कोई गुंडा हीरो का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो हमारे हीरो है वो एक एक चीज़ का छानबीन करेगा कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, CCTV फुटेज चेक करेगा, उसके जाने का रास्ता को चेक करेगा और लास्ट में ढूंढेगा कि हाँ ये व्यक्ति, हम इस व्यक्ति को मर्डर किया था, और फिर लास्ट में उसको मारा जाता है। तो व्यक्ति क्या होता है पता है? उत्सुकता रहता है ये जानने के लिए आखिर इस व्यक्ति को मारा कौन, मुजरिम है कौन, और इसको लोग अंतिम तक देखता है, ठीक है। तो इन उपन्यासों की शुरुआत किसी अपराध या मर्डर से होती है, यानी पहले ही कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, ऐसा मूवी बनाया जाता है, ऐसा उपन्यास लिखा जाता है। और पूरी कहानी में एक जासूस सुराग ढूंढता है। जासूस मतलब ये दोस्तों वही जो फिल्म में हीरो है, या तो जैसे आप लोग देखे होंगे CBI, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जांच होता है कि आखिर ये चीज़ हुआ कहाँ से, जैसे पूरा CBI जांच होता है ना, वैसे तो जासूस होते हैं, एक व्यक्ति ही होते हैं जासूस, ठीक है, जो पूरा अच्छे से जांच करते हैं। तो उसको बोलते हैं सुराग ढूंढना, मतलब कहाँ पर वो व्यक्ति मारने वाला आया था, कैसे मारा, कौन था, किसका वो रिलेशन में क्या लगता था, ये सब पूरा सुराग ढूंढता है। और लोग सस्पेंस में रहते हैं, यानी कि रहस्य में रहते हैं कि आखिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक है। और आखिरी पन्ने तक बना रहता है व्यक्ति, कहानी आखिरी तक देखता है और आखिरी में पता चलता है कि गुनाह किसने किया था और कौन व्यक्ति किसको मारा था। बिल्कुल मूवी जैसा होता है। मूवी आप लोग देखेंगे फर्स्ट में कैसे मार दिया जाता है और अंतिम में पता चलता है कि इसका गुनाह कौन था। नेक्स्ट दोस्तों, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास क्या होता है? अंचल का अर्थ होता है कोई खास क्षेत्र या इलाका। जब लेखक किसी शहर की चौकाचौंध को छोड़कर, चौकाचौंध का मतलब हो गया दोस्तों कोई भी ये शहरी के कोई भी इलाके के बारे में, कोई भी एरिया क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा नहीं होता, इसमें गांव देहात के बारे में चर्चा होता है, ठीक है। इसमें किसी खास गांव या पिछड़े इलाके की संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, वहाँ के लोकगीतियाँ जो लोग गाते हैं, त्यौहार और वहाँ के लोगों के रहन सहन को हूबहू अपनी ही कहानी में उतार देते हैं, उससे हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। इसमें शहरों के दुनिया के बारे में नहीं, गाँव देहात की रीति रिवाजों के बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा दोस्तों राजनीतिक उपन्यास। राजनीतिक मतलब जिसमें राजनीति के बारे में लिखा जाता हो। इन उपन्यास में देश की राजनीति, नेता के भ्रष्टाचार, चुनाव आंदोलन, यही सब व्यवस्थाओं के खिलाफ, जो सरकार गलत कर रही है उसके खिलाफ आम जनता के संघर्ष को लेकर कहानी बनाया जाता है कि आम जनता कैसे संघर्ष कर रही है और नेता कैसे मजा लूट रहे हैं, इसी के बीच क्या करते हैं, कहानी लिखा जाता है, यानी कि उपन्यास लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, इकाई नंबर दूसरा से, चाहे फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास समान परिचय दे दे, या कितना चौराहे उपन्यास का विस्तृत कथा वस्तु प्रस्तुत करे ऐसा दे दे, या कितने चौराहे उपन्यास में पात्र मनमोहन का चरित्र चित्रण का वर्णन करे ऐसे दे दे, या कितने चौराहे उपन्यास में महिला पात्रों का संक्षिप्त परिचय दे दे, ऐसे क्वेश्चन दे दे। आपको आंसर यही लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बुक में जाओगे ना, किताब देखोगे तो इसी क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन बना है, जबकि चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। और हम आंसर इस प्रकार से सेट किए हैं, चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे या ऐसे दे दे या इस प्रकार से दे दे या ऐसे दे दे, आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है। देखो, फणीश्वर नाथ रेणु जो एक उपन्यासकार थे और ये एक उपन्यास लिखे थे जिसका नाम था कितना चौराहे, तो फणीश्वर नाथ रेणु दे दे, चाहे इसका उपन्यास का नाम क्या था, कितना चौराहे दे दे, कितना चौराहे, कितना चौराहे, कितना चौराहे उपन्यास का विस्तृत कथा वस्तु प्रस्तुत करें, या कितना चौराहे उपन्यास में पात्र मनमोहन
का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करें, या कितने चौराहे उपन्यास में महिला पात्रों का संक्षिप्त परिचय दें। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आंसर मैं उसी टाइप से सेट किया हूँ, चाहे किसी भी प्रकार से दे दे, अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे आप। ठीक है, तो गौर से देख लो क्वेश्चन को। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का सामान्य परिचय दे, चाहे क्वेश्चन ऐसे दे दे या कितने चौराहे से दे दे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो कितने चौराहे जो है ना, ये एक उपन्यास है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी आ जाए या कितने चौराहे इसका उपन्यास आ जाए। अब कितने चौराहे का विस्तृत वर्णन करे दे दे, या इसका पात्र मनमोहन का बारे में दे दे, या तो महिला पात्रों के बारे में दे दे। आंसर आपको यही लिखना है। तो चलिए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिचय देखते हैं। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु एक बहुत ही अच्छे उपन्यासकार थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे उपन्यासकार थे, और ये बड़े बड़े लोगों के बारे में, बड़े बड़े शहरों के बारे में नहीं लिखते थे। छोटे छोटे गांव गलियों, छोटे छोटे गरीब के बाल बच्चे, गरीब लोगों के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है। आंचलिक उपन्यास किसको कहते हैं? यानी ऐसा उपन्यास जो छोटे छोटे इलाके, ग्रामीण के बच्चे, ग्रामीण के संस्कृति, रीति रिवाज, वहाँ के मिट्टी के बारे में जो उपन्यास लिखा जाता है उसको बोलते हैं आंचलिक। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी भी ऐसा ही थे जो छोटे छोटे जगहों के बारे में लिखा करते थे। इसी को बोला जाता है आंचलिक, मतलब कोई खास क्षेत्र, छोटे जगह, है ना, किसी खास क्षेत्र के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली, ये सब के बारे में जो लिखा जाता है उसी को बोलते हैं आंचलिक उपन्यास। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी भी ऐसा ही उपन्यास लिखा करते थे। ठीक है, इसलिए इसका जन्मदाता माना जाता है। उनके उपन्यासों का सबसे बड़ी खूबी यह थी ना कि यह केवल कहानी नहीं सुनाते थे, ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाते थे, बल्कि उस पूरे गांव का, जो भी गांव के बारे में इसको उपन्यास लिखना होता था, उस पूरे गांव का लोग जीवन, लोगों के जीवन के बारे में, वहाँ के गीत के बारे में, वहाँ के ढोलक के आवाज़ के बारे में, मिट्टी की सौंध, मिट्टी की गंध, मिट्टी की सुंदरता के बारे में, ये महक को पन्ना पर उतार देते थे, मतलब वो किताबों के पन्ना पर लिख देते थे। ठीक है, जो भी गांव देहात के एरिया से इसको उपन्यास लिखना होता था वो सेम हूबहू अपने पन्ना पर उतार देते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास। जैसे कोई लेखक बहुत सारे कहानी कैसे लिखता है, वैसे ही फणीश्वर नाथ रेणु जी जो भी थे ना, वो एक उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखते थे, और उपन्यास जो था इसका अलग अलग था। ठीक है, तो इसका उपन्यास बहुत सारा था, लेकिन हमको पढ़ना है कितने चौराहे के बारे में। ये भी इसी का एक उपन्यास था। ठीक है, तो छोटा छोटे देखो, इसका एक उपन्यास था मेला आंचल, दूसरा था पढ़ती परिकथा, तीसरा था जुलूस, चौथा था कितने चौराहे। तो ये सब के बारे में मैंने छोटा छोटा पॉइंट दिया, क्योंकि ये भी उसी का क्या है, उपन्यास है। लेकिन कितने चौराहे को हमको डीपली में देखना है, तो इसको मैं डीपली में बताया हूँ। ठीक है, तो आंसर मैं ऐसा ही सेट किया हूँ दोस्तों कि चाहे किसी भी प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन दे दे, आंसर आप बस यही लिख लेना, यही समझ करके आपको जाना है। देखो, इसके पहला जो उपन्यास है वो क्या है, मेला आंचल। मेला आंचल जो 1954 में लिखा गया था। डेट अगर लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। यह हिंदी का पहला और सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये छोटे कोई खास क्षेत्रों पर ही उपन्यास लिखते थे। बड़ा देहा जो जिला होता है, बड़ा शहर होता है, वो सब पर ये नहीं लिखते थे। ठीक है, इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज गांव की कहानी है। देखो, बिहार के एक छोटे से जिला पूर्णिया जिला, उसके भी एक छोटे से गांव मेरीगंज का कहानी है। इसमें पिछड़ेपन, अंधविश्वास, समाज की अच्छाइयों बुराइयों को दिखाया गया है। ये जो मेला आंचल इसका उपन्यास है ना, इसमें बिहार के पूर्णिया जिला के एक छोटा सा गांव है मेरीगंज, वहाँ के कहानी के बारे में लिखे हैं। वहाँ पिछड़ेपन, कैसे लोग जूझ रहे हैं, वहाँ कैसे लोगों के बीच अंधविश्वास बना हुआ है, समाज की अच्छाई बुराई क्या है, वो सब वहाँ पर कहानी में बताने का प्रयास किया है। दूसरा है प्रति परिकथा। प्रति परिकथा, प्रति से ही पता चल रहा है दोस्तों, जैसा कोई खेत में पानी नहीं मिल रहा तो खेत प्रति ही रह जाएगा ना, उसमें तो कोई फसल नहीं उपजेगा। देखो, प्रति परिकथा जो इसका उपन्यास, इसमें इन्होंने क्या लिखे हैं, इसमें कोसी नदी के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के संघर्ष और एक बंजर जमीन, यानी बंजर जमीन मतलब प्रति जमीन को उपजाऊ बनाने की कहानी को दिखाई गई। देखो, प्रति परिकथा में इन्होंने दो तरफ से चर्चा किया है। ठीक है, पहला तो ये कि जो कोसी नदी है इसके बाढ़ में आकर के लोग
परेशान है, कोई अपने घर को बचा रहा है तो कोई वहाँ से भाग रहा है, कोई अपने फसलों को बचा रहा है। एक तो बाढ़ के पानी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ बंजर ज़मीन जहाँ पर सूखी ज़मीन है, वहाँ के फसल, वहाँ के लोग, वहाँ के ज़मीन मिट्टी पानी के लिए तरस रही है। इसके बारे में वो दोनों पक्षों के बारे में, जहाँ एक ज़्यादा पानी है और एक जहाँ पानी के बिना लोग मर रहे हैं, दोनों चीज़ों का जिक्र किया। प्रति परिकथा इसका एक क्या है, उपन्यास है। तीसरा दोस्तों जुलूस। जुलूस भी एक इसका क्या है, उपन्यास है। ये उपन्यास सामाजिक और राजनीतिक समस्या विशेष करके पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के दर्द और संघर्ष पर आधारित है। देखो जुलूस भी एक इसका उपन्यास है और ये उपन्यास में इन्होंने समाज के बारे में और राजनीतिक में जो समस्या है ना, हमारे देश की समस्या, समाज की समस्या, ये सब के बारे में लिखे हैं। और ख़ास करके जो बंगाल से आए हुए शरणार्थी है, शरणार्थी का मतलब ये दोस्तों, जो बंगाल एक देश से जब कोई दूसरे देश में चल जाता है तो उसको बोलते हैं शरणार्थी। तो बंगाल से जो हमारे इस देश में आए हुए लोग थे ना, उसके दर्द को, उसके संघर्ष को उसमें दिखाए हैं। अब नेक्स्ट, और जो इसका मेन सबसे ज़्यादा जो उपन्यास इम्पॉर्टेंट था, जिसके बारे में इस पूरा क्वेश्चन में हमको पढ़ना है, कितने चौराहे। तो देखो यह एक लघु और बेहद ही प्रेरणादायक उपन्यास है। लघु मतलब छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बेहद ही प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक मतलब इससे हमको कुछ सीखना है। ये लोगों को प्रेरणा देने वाला उपन्यास है, जिसकी वर्णन इस प्रकार है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने चौराहे क्या है, फिर देखेंगे कहानी का सार, फिर शुरुआती संघर्ष देखेंगे। ये सब जो अब मैं नीचे जितना भी मैंने चर्चा किया ना, वो सब कितने चौराहे के बारे में ही है। ठीक है, चलो कितने चौराहे उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ है, इसका जो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं वो इसको लिख करके छाप दिए हैं। कब? 1966 में। यह उपन्यास देश की आज़ादी के आंदोलनों और आज़ादी के ठीक बाद के ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। मतलब जितना भी कहानी ये लिखे ना, जब हमारा देश आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे ना, उसी समय का ये कितने चौराहे लिखा गया है। और आज़ादी से ठीक कुछ समय के बाद जो हमारे ग्रामीण भारत में जो घटना घटित हो रहा था, जो दुख सुख चल रहा था, जो चीज़ें थी, जो रीति रिवाज थे, उसी पर लिखा गया है। ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ज़्यादा बाद की बात नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके कुछ समय पहले और आज़ादी के कुछ समय बाद की सारा कहानी इसमें लिया गया है। सबसे पहले देखते हैं कहानी का सार। यह कहानी का मुख्य रूप से ग्रामीण बालक मनमोहन के बड़े होने और उसके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की कहानी है। देखो फणीश्वर नाथ रेणु जी हमेशा ना गरीब लोगों को ही चुनते थे, गरीब की पीड़ना को दिखाते थे। तो इसी प्रकार से ये जो कितने चौराहे उपन्यास है, इसमें एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसका नाम होता है मनमोहन। ये एक छोटे से ग्रामीण के बालक होते हैं और ये कैसे धीरे धीरे संघर्ष करके बड़े होते हैं और उसके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आता है, वो सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किए हैं कितने चौराहे में। कितने चौराहे में सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, मनमोहन। यही एक बालक है जो गरीब परिवार से आते हैं और इसी के बारे में पूरा का पूरा कहानी में जिक्र किया गया है। सबसे पहले देखते हैं मनमोहन का शुरुआती संघर्ष। तो मनमोहन, जिसे गांव में मुन्नी और शहर में मोना कहा जाता था, क्योंकि ये गांव में भी रह के पढ़े हैं और शहर में भी रह करके पढ़े हैं, तो गांव में मुन्नी और शहर में मोना कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही सीधे और देहाती परिवेश में पला बढ़ा था। ये इसका जो बचपना से लेकर के बड़ा ना, ये देहाती में रहता था, गांव ग्रामीण इलाका में रहता था, तो वहीं पर ये पला है और बढ़ा है। वह अपनी पढ़ाई के लिए सिमराहा गांव है वो, ठीक है, वहाँ से अररिया शहर आता था। ठीक है, यानी कि ये सिमराहा गांव में भी पढ़े और वहाँ से जब इस शहर की पढ़ाई करने गए तो अररिया शहर पढ़ने के लिए गए। ठीक है, अब जब ये शहर पढ़ने के लिए गए तो शहर का माहौल इसको कैसा मिला, क्योंकि ये तो सीधे साधे थे, ग्रामीण इलाका से थे। तो जब ये शहर गए तो शहर में इसको क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ा। तो देखो शहर में वह अपने एक मोहरील यानी कि मुंशी मामा के घर रहता है। जब वो शहर पढ़ने के लिए चल जाता है तो अपने घर को छोड़ करके वह एक अपने मामा के घर रहता है। ये सब नहीं लिख पाओगे तो छोड़ देना, सीधे लिखना वह शहर में एक अपने मुंशी मामा के घर रहता है। ध्यान देंगे ये इसके अपने मामा नहीं थे, जैसे होता है रिश्ता चाल बोल में वो मेरा मामा है, तो ऐसा ही वो जैसे बोलते हैं अपने खास परिवार में नहीं। ठीक है, कोई मतलब एक परिवार ही था लेकिन अपना मामा नहीं था वो। ठीक है, एक रिश्ता के नाम पर सिर्फ मामा था, तो उसके घर रहते थे। वे उसके सगे मामा नहीं थे, है ना, सगे मतलब उसके वो अपना मामा नहीं थे, बल्कि स्वार्थी और लालची था। उसके जो मामा थे वो स्वार्थी और लालची थे। स्वार्थी मतलब वो अपना देखेंगे और अपना
लोभी थे, वो थोड़ी ना वो उसका अपना भांजा था या तो फिर वो उसके अपना मामा थे जो इसके लिए बहुत अच्छा कार्य करते। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है कि कोई पराया व्यक्ति के घर में पराया व्यक्ति आता तो ऐसा ही मान मर्यादा मिलता है। तो मामा के घर का माहौल बहुत ही खराब था। जहाँ पर ये लड़का शहर में रहता था ना, जो इसके अपने मामा नहीं थे, उसके घर में ये बहुत ही खराब तरीका से माहौल था वहाँ पर। वहाँ चमगादड़ और खटमलों का बसेरा था। मतलब वहाँ चमगादड़ जहाँ रहते थे, खटमलों का बहुत ज़्यादा बसेरा था। और मामा शराब पीकर हुड़दंग मचाते रहते थे। जैसे आप जानते हैं ग्रामीण इलाका में क्या होता है, शराब पी करके लड़ाई झगड़ा। इस अशांत माहौल में, वहाँ बिल्कुल माहौल जो था ना वो शांत नहीं था, फिर भी मनमोहन हार नहीं मानता है और अपनी सूझबूझ से स्कूल में शुरुआत आता है। यानी कि हमेशा जब एग्जाम देता है, परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। कोई भी आंसर बनाना हो, उत्तर देना हो, याद करना हो, हमेशा स्कूल में वो फर्स्ट नंबर पर आते थे। इसको कहते हैं संघर्षों को लांघ करके सफलता प्राप्त करना। ठीक है, आगे देखो। जब शहर का माहौल इस प्रकार से इसको मिला, अपने मामा जी के घर में इसको इस प्रकार का माहौल मिला, तो अब क्या हुआ, ये लड़का इतना अंदर से टाइट हो गया ना कि अब इसको मतलब कोई तोड़ नहीं सकता है। उसी समय हमारा देश की आज़ादी का लड़ाई चल रहा था। उधर महात्मा गांधी जी द्वारा अलग अलग आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है, तो उस समय मनमोहन जी भी तो आंदोलन को देख रहे थे, क्योंकि उधर आज़ादी की लड़ाई चल रहा था। ठीक है, अब आता है आज़ादी का आंदोलन। जैसे जैसे मनमोहन बड़ा होता है, देश में महात्मा गांधी की आज़ादी की लड़ाई तेज हो जाती है। इधर तो मनमोहन बड़ा हो रहा है और उधर महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं, अपना देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी से ये देख सीख करके ये भी प्रेरणा लेते हैं कि हम भी अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मनमोहन अपने साथियों के साथ मिलकर देशभक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है। और भी जो इसके साथी थे उसके साथ मिल करके ये भी महात्मा गांधी के देखा सीखी से चाहते थे कि हम भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए, जिसके घर में इस प्रकार का माहौल मिलता हो, वो व्यक्ति कैसे इतना अच्छा सोच रख सकता है कि हम भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जरा सोचिए, यही चीज़ यहाँ पर जिक्र किया गया है। कितने चौराहे उपन्यास का नाम है कि इस लड़का के पास कितना रास्ता मिला। चाहता तो ये भी अपने मामा के घर में और भी बच्चे थे वैसा निकल जाते, गाली गलौज देते, स्कूल में नहीं पढ़ते तो कम नंबर लाते, लेकिन मेहनत किए। आगे देखो, उपन्यास का नाम कितने चौराहे इसलिए रखा गया क्योंकि इंसान के जीवन में कई ऐसे मोड़ या तो फिर चौराहे आते हैं जहां उसे चुनना पड़ता है कि वह किस रास्ते पर जाए। कुछ लोग गलत चुन लेते हैं, कुछ लोग अच्छा चुन लेते हैं। मनमोहन के जीवन में भी पढ़ाई, प्रेम, देश सेवा, पारिवारिक स्वार्थ के कई चौराहे आए। आखिर मनमोहन के भी जीवन में बहुत सारे रास्ते आने की चौराहे आए हैं। पढ़ाई करें, या तो लोगों से प्रेम करें, या देश के लिए सेवा करें, या जो जिस प्रकार का घर में माहौल था पारिवारिक स्वार्थ, उसमें वैसा ही हम भी बन जाएं। बहुत सारे चौराहे हैं, लेकिन उसने हमेशा सच्चाई और देश सेवा का ही सही रास्ता चुना। अंत में यह उपन्यास व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर देश के लिए सब कुछ निछावर करने का संदेश देता है। ये जो चौराहे वाला है ना, ये हमारा उपन्यास कितने चौराहे, ये हमें ये सीख देता है कि व्यक्तिगत कितनों भी सुख, ये जो है यह उपन्यास ये सीख देता है कि व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर देश के लिए सब कुछ निछावर करने का संदेश देता है। ये व्यक्ति चाहता तो सुख करता, आराम से रहता, लेकिन अपने सुखों को छोड़ करके देश के लिए अपने जान को निछावर मतलब त्याग देने के लिए रेडी थे। वही चीज़ इस उपन्यास में बताया गया। अब इसी उपन्यास में एक हमारे मनमोहन जी का चरित्र चित्रण, जैसा कि मैंने ऊपर ही देखा, मनमोहन जी बहुत गरीब परिवार से थे, पढ़े लिखे, बहुत संघर्ष किए हैं। तो क्वेश्चन एक ऐसा भी है कि मनमोहन का चरित्र चित्रण के बारे में बताइए। तो मोहन का एक चरित्र चित्रण, हालांकि हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया कैसा इसका चरित्र है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, मनमोहन इस उपन्यास का नायक है। नायक मतलब हीरो, मतलब क्योंकि इस जो उपन्यास लिखा गया ना कितने चौराहे, इसमें इसी को पात्र माना गया। पात्र मतलब इसी को लेकर के कहानी बनाया गया है। तो जिस भी व्यक्ति को या जिस भी चीज़ को लेकर के हम लोग पूरा कहानी बनाते हैं ना, उसको पात्र कहते हैं। ठीक है, अगर कोई मान लो अजय देवगन का फिल्म है तो हम बोल सकते हैं कि उस फिल्म का पात्र अजय देवगन है। ठीक है, रेणु जी ने उसके चरित्र को एक आदर्श युवा के रूप में गाढ़ा। यानी जो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी जो इस उपन्यास को लिखे हैं, वो मनमोहन जी को उसके चरित्र को एक आदर्श युवा के रूप में गाढ़े। आदर्श युवा मतलब एक संस्कारी लड़का। उसका मुख्य चरित्र विशेषताएं इस प्रकार है। पहला तो गंभीर और शांत स्वभाव के। मनमोहन जी जो थे ना वो गंभीर थे और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। मनमोहन बचपन से ही चंचल थे, तेज थे, और साथ ही साथ वह बहुत ही गंभीर और शांत प्रकृति के थे। यानी शांत
व्यक्ति थे, वह मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराता नहीं था। बुद्धि और परिश्रम, इसके पास ज्ञान भी था और मेहनत भी करता था। मामा के घर में पढ़ाई का माहौल ना होने और तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी वह अपनी मेहनत के बल पर स्कूल के शिक्षकों और दोस्तों का चाहता बन जाता है। मतलब ये हो गया कि दोस्त के चाहता और टीचर के चाहता को व्यक्ति कब बनता है, जब वो पढ़ने में तेज हो, अच्छा संस्कार हो, है ना, और हमेशा पढ़ाई में वो आगे रहता है। सच्चा देशभक्ति, मनमोहन के भीतर देश प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ था, यानी कि उसके अंदर देश के प्रति जो प्रेम था ना वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। आज़ादी के आंदोलन में वह अपने परिवार, स्वार्थ और सुखों को त्याग कर खुद को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार था। न्यौछावर मतलब अपने जीवन को देश के लिए लगाने के लिए तैयार था, अपने शरीर को देश के लिए बर्बाद करने के लिए तैयार था। ठीक है, सच्चा देशभक्त, ये जो मैंने हम लोग देख लिया। अन्याय का विरोध, अगर कहीं किसी के साथ, जैसे हम लोग क्या होता है ना, हमारे दोस्त के साथ अगर मान लो हमारा दोस्त ही किसी को मार दिया था, हम बोलेंगे नहीं मेरा दोस्त नहीं मारा, तो ऐसा वो नहीं थे, वो अन्याय के खिलाफ थे। जो भी अन्याय करते थे वो हमेशा उसको गलत कहते थे। वह स्वभाव से बेहद ही न्यायप्रिय थे। न्यायप्रिय मतलब हमेशा न्याय को यानी सच का ही वो साथ देते थे। यदि कोई गलत बात कहे, चाहे उसके वो शिक्षक या दोस्ती क्यों ना हो, वह गलत का साथ कभी नहीं देता था। और ये सब चीज़ें वो महात्मा गांधी जी से सीखते थे। अब ये नहीं कि वो महात्मा गांधी जी के साथ रहते थे, आंदोलन करते थे महात्मा गांधी जी, तो वहीं देख रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे उसके बारे में। उसी के बीच एक आता है दोस्तों, इसी कितने चौराहे के ही उपन्यास में एक आता है महिला पात्रों का परिचय। आप इस उपन्यास को पूरा नहीं ना पढ़े हैं, उसका एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन में एक जैसे मनमोहन जी आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ महिलाओं भी आते हैं। आखिर मनमोहन जी स्कूल जब पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उसके माँ भी तो थी, और इसको पढ़ने के टाइम में उसके स्कूल में उसके कुछ दोस्त भी तो मिले, अगल बगल के पड़ोसी भी तो कुछ मिले। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया। तो महिला पात्र का परिचय, महिला पात्रों क्यों लिखा गया है, क्योंकि इस कहानी में महिलाओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जाता है उसको बोला जाता है पात्र। तो महिला पात्र का भी यहाँ पर परिचय देना है। ठीक है, महिला पात्र में कौन कौन आएगा दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले सरबतिया आएगा, जो कि इसका पहला प्यार था। अब वो प्यार नहीं समझना जो अभी के समय में, आगे पता चलेगा। ठीक है, एक ये महिला हो गई जो मनमोहन को हमेशा से साथ देती है, और दूसरा हो गया मनमोहन की माँ, जो तो इसका पैदा माँ से ली है। अब इसके और माँ के बीच क्या प्यार होगा वही तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नीलू। नीलू भी क्या है, जब ये शहर पढ़ने के लिए चल जाता है तो उसी के अगल बगल ये नीलू नाम के व्यक्ति मिलते हैं, लड़की, जो कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 महिला देखने को मिली, तो इसीलिए तीनों महिलाओं पात्रों का परिचय हम लोग देंगे। ठीक है, कितने चौराहे उपन्यास में महिला पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, केवल 3 ही लोग हैं, लेकिन जो भी महिला पात्र है जैसे सरबतिया, नीलू, इसकी माँ, वे नायक मतलब वही हीरो, कौन, मनमोहन के जीवन और उसकी सोच को बहुत सुंदर बनाती है और कहानी को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाती है। इससे कहानी भी आगे बढ़ गया। ठीक है, पहली बात सरबतिया, जो मनमोहन का पहला प्यार। मनमोहन और सरबतिया के बीच एक बहुत ही पवित्र और भोला सच्चा प्रेम है, बिल्कुल भाई बहन की जैसा। ठीक है, सरबतिया का स्वभाव बहुत ही सरल और अपनापन देने वाला है। मतलब सरबतिया जो लड़की थी ना, उसका प्रेम ऐसा था ना, जैसा मानो लगेगा कि ये व्यक्ति अपना है, वो मेरी बहन है, उस प्रकार से वो मनमोहन के साथ व्यवहार करते थे। मनमोहन जब भी सरबतिया के पास बैठता है तो उसे उसके आंचल से एक खास नमकीन खुशबू आती है। मनमोहन को लगता है कि यह खुशबू बिल्कुल वैसा ही है जैसे उनकी अपनी सगी माँ के आंचल से आती थी। यानी सरबतिया का प्रेम मनमोहन के अकेलेपन को दूर करता है और उसे माँ जैसी ममता और सुकून देता है। अब देखो होता क्या, ये लड़का शहर जाता है पढ़ने के लिए, अब गांव में तो है नहीं, इसकी माँ तो दूसरे गांव में रहती है और ये तो दूसरे जगह पढ़ रहा है। तो उस समय इसको एक दोस्त मिलता है सरबतिया, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इसको। तो जब सरबतिया के पास ये माँ के यादों में बैठता है ये मनमोहन, ठीक है, तो इसको माँ की याद आता है। और सेम जब सरबतिया के पास ये बैठता तो सरबतिया के आंचल से नमकीन की वैसा ही महक आता है इसके पास, नमकीन जैसा महक आता है। ये नहीं कि नमकीन रखा हुआ है, नमकीन जैसा ऐसा खुशबू आता है जैसे इनकी माँ के आंचल से खुशबू आता था। तो इनको लगता है कि ये मेरी माँ ही है यहाँ पर। तो ये माँ का फीलिंग सरबतिया इसको दिलाती थी, माँ का प्रेम दिलाती थी। ठीक है, और माँ का ममता और सुकून इस सरबतिया से इसको मिल जाता था। मनमोहन की माँ, हालांकि वह कहानी में सीधे तौर पर बहुत कम सामने आती है, मतलब इसकी माँ सामने ज़्यादा नहीं आई है, ठीक है, लेकिन माँ का प्रेम दूसरा जगह दिख रहा है।
है ना, दूसरा दूसरा जगह दिख रहा है। लेकिन मनमोहन के भीतर जो भी अच्छाई है, मनमोहन जो ईमानदार व्यक्ति है, जो इनके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, इससे पता चलता है कि उसकी माँ की वजह से है। आखिर माँ ही इसको इतना सिखाए होंगे। माँ की यादें ही शहर की खराब संगति में भी मनमोहन को कभी बिगड़ने नहीं देती है। माँ इतना अच्छा इनको संस्कार दे के भेजे थे कि इस शहर में जाने के बाद भी ये लड़का नहीं बिगड़ता है। ठीक है, तो मनमोहन की माँ सामने नहीं आई है कहानी में, इस उपन्यास में, लेकिन इससे इनके माँ का संस्कार का भी पता चलता है। नेक्स्ट है नीलू। मनमोहन जब पढ़ाई के लिए शहर आता है तो उसके छात्र जीवन के आसपास एक पात्र दिखाई देता है। उसके छात्र मतलब उसी के जैसा एक और छात्र जो नीलू है, उसके आसपास के ही थे ना, तो आसपास के एक पात्र दिखाई देता है। पात्र मतलब चूंकि कहानी में इसका नाम लिया गया है इसलिए नीलू को पात्र माना गया। ठीक है, नीलू के जरिए रेणु जी यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी जो इस उपन्यास को लिखे हैं, उस जमाने की लड़कियों के सीधेपन, उनकी सामाजिक सीमाओं और पढ़ाई लिखाई के प्रति उनके नजरिए को छोटे रूप में दिखाया। फणीश्वर नाथ रेणु जी ये दिखाना चाहते थे कि पहले की लड़कियां कितनी भोली भाली होती थी कि उस समय उसको ज़्यादा आज़ादी भी नहीं मिलता था, फिर भी अच्छे संस्कार से दूसरों को मदद करते थे, दूसरों के साथ गलत नज़रिए से नहीं देखते थे। और इसी प्रकार से मनमोहन जी को रेणु जी भी बहुत ज़्यादा मदद की। इस प्रकार से ये जो हमारा कहानी है दोस्तों वो एंड होता है। और चाहे फणीश्वर नाथ रेणु जी से या तो फिर कितने चौराहे जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आपको सेम यही लिखना है। नेक्स्ट इकाई नंबर 3 से, चाहे आपका बंटी उपन्यास में प्रयुक्त भाषा शैली को बिंदुवार वर्णन कर ऐसे दे दे, या आपका बंटी उपन्यास में वर्णित बंटी और शकुन का चरित्र चित्रण कर ऐसा दे दे, या मनु भंडारी के उपन्यासों का सामान्य परिचय दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे। आंसर आपको यही लिखना है। दोनों चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से चेंज करके दे दे या ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दे दोस्तों, मैंने आंसर को इस प्रकार से सेट किया है कि तीनों क्वेश्चन के लिए आपका एक ही आंसर काम करेगा और बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बस आपको ये 4 पॉइंट्स को याद रखना है। ये 4 पॉइंट को याद रखना, और मैं अभी जो आपको समझाऊंगा बस ये 4 पॉइंट को समझ आना है। ये जो कहानी है ना कभी नहीं भूलोगे, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। सीधे देखोगे यहाँ पर, उसके बाद एग्जाम में जाकर के आप छाप दोगे। और ये कहानी की एक और इंटरेस्ट बात मैं आपको बताऊं कि इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपके आंखों से आंसू भी निकल सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है ना वो हमारा है, आपका बंटी उपन्यास में प्रयुक्त भाषा शैली को बिंदुवार परिचय प्रस्तुत करें, या आपके बंटी उपन्यास में वर्णित बंटी और शकुन के चरित्र चित्रण करें, या तो मनु भंडारी के उपन्यासों का सामान्य परिचय दे। ये क्वेश्चन भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चन भी आंसर दोनों समझ में आएगा, बस अगर इसको आप समझ जाओगे तो। देखिए दोस्तों ये जो आपका बंटी है ना, ये समझ जाओ कि एक चैप्टर है। ठीक है, कैसे होता है कोई भी कहानी, तो उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका बंटी। और इस पूरे को लिखने का जो काम किया ना, यानी कि लिखने वाले कौन है, मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी क्या है, इस चैप्टर का नाम समझो, और इसके लिखने वाले मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, तो मन्नू भंडारी का उपन्यास का नाम क्या है, आपका बंटी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो मन्नू भंडारी आपका बंटी जो उपन्यास लिखा है ना, इसके अंदर 3 व्यक्ति का बात चल रहा है। एक वो बंटी का जो कि बालक है, बेटा है, शकुन जो उसकी माँ है, अजय जो उनके पिता है, यही तीनों के बारे में इस पूरे कहानी में जिक्र किया गया है। ये जो बंटी बालक है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ज्ञान है, बहुत प्यारा है। ठीक है, नाजुक दिल का है। अगर मान लो थोड़ा सा भी अगर इसको प्यार की कमी होता है तो इसके दिल में ठेस पहुंचता है। मम्मी या पापा इससे अलग हो जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा गहरा चोट पड़ता है। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति होते हैं जो अपने घर परिवार को लेकर के उतना नहीं चलते हैं, और एक ऐसे बालक होते हैं जो घर परिवार की छोटे छोटे बातों पर रूठ जाते हैं, उसको सताने लगता है, वो खो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत उनको दर्द होता है। और एक उनकी शकुन माँ है जो प्रिंसिपल है स्कूल की। ठीक है, और वो खुद के रास्ते पर चलना चाहती है, मतलब ये किसी के अहंकार को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करती है। उसी प्रकार से हो जाता है उसके अजय जो उनके पिताजी हैं, वो थोड़ा अहंकार है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते होंगे गुस्सा में। ठीक है, तो उनकी जो प्रिंसिपल माँ है वो ज़्यादा इनके गुस्सा को पसंद नहीं करती कि हम प्रिंसिपल हैं, खुद कमा रहे हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम आपके अहंकार को नहीं गच सकते हैं। जिसके कारण से उनकी जो माँ है वो उनके पिता से तलाक ले लेते हैं, और ये दोनों फिर अलग हो जाते हैं और इनकी माँ दूसरा शादी कर लेती है। जब वहाँ पर बंटी जाता है जहाँ पर जिसकी माँ दूसरा शादी करके जाती है, वहाँ बंटी बिल्कुल खुश नहीं रहता है, क्योंकि बंटी अपने माता से भी प्यार करते थे और वो अपना पिता से भी प्यार करते थे।
यही सब कहानी यहाँ पर दिया गया कि जब वो तलाक ले लेते हैं इनके माँ, तो बंटी के दिल में क्या दर्द उमड़ता है, कैसे वो अपना ज़िंदगी को चला रहे हैं घींच घींच करके, उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो चाहे तो आपका बंटी के बारे में दे दे, चाहे मन्नू भंडारी के बारे में दे दे, चाहे बंटी के बारे में, चाहे शकुन के बारे में, चाहे अजय के बारे में। ठीक है, हालांकि अजय के बारे में ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि इस कहानी में अजय के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, बस ये बताया गया कि वो थोड़ा अहंकारी टाइप्स के थे जिसके कारण से उससे तलाक ले लिया गया। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, आपकी बंटी या तो मन्नू भंडारी, बंटी या शकुन, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, चाहे आपकी बंटी में प्रयुक्त भाषा से लिखा परिचय देने बोले, या आपकी बंटी में बंटी और शकुन, जो बंटी उसका बेटा और शकुन जो उसकी माँ है उसका चरित्र चित्रण स्पष्ट करने बोले, या तो मन्नू भंडारी के उपन्यासों का सामान्य परिचय देने के लिए बोले। ठीक है, परिचय सबसे पहले देखते हैं दोस्तों परिचय। ठीक है, तो मन्नू भंडारी कौन था दोस्तों, जो इस पूरे कहानी को लिखे हैं। ठीक है, तो मन्नू भंडारी हिंदी की एक ऐसी लेखिका है, लेखिका मतलब लिखने वाले, हिंदी को वो इस प्रकार लिखने वाली लेखिका है जिन्होंने समाज की बनावटी बातों को छोड़कर बदलते परिवार, पति पत्नी के रिश्ते, आज के इंसानों की असली समस्याओं पर लिखा है। मतलब ये जो कहानी लिखते हैं ना किसी भी व्यक्ति पर, ये कोई बढ़ा चढ़ा करके बनावटी बातें को छोड़ देते हैं, वो सब बनावटी बातें को दूसरे लेखक की जैसे ये नहीं लिखते हैं, बल्कि घर परिवार के बारे में, पति पत्नी के रिश्तों के बारे में, जो पत्नी पत्नी अलग हो जा रहे हैं वो सब चीज़ों के बारे में, आज के इंसानों का असली समस्या क्या है, आज के लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है समाज में, क्या अच्छाई बुराई है, यही सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, उनके उपन्यास में कोई भी बनावट चीज़ें नहीं होता है, जो होता है वो एक्चुअल वास्तविक चीज़ होता है। ठीक है, बल्कि वे समाज का सच दिखाते हैं, बनावटी चीज़ को नहीं दिखाते हैं कि ये बना हुआ चीज़ है, जो घटित घटना होता है उसी को अपने उपन्यास में लिखते हैं। आगे देखते हैं मन्नू भंडारी जी के कौन कौन उपन्यास हैं। एक तो हम लोगों ने ये देखा कि मन्नू भंडारी जी का एक उपन्यास है आपका बंटी, मतलब इन्होंने एक कहानी लिखा है जिसका नाम है आपका बंटी। वैसे एक 3 और कहानी लिखा है, एक कहानी का नाम है महाभोज, और तीसरा उपन्यास यानी कि कहानी का नाम है 1 इंच मुस्कान, और चौथा उपन्यास का नाम है इसका स्वामी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके उपन्यास के बारे में। आपका बंटी जो इस पूरे चैप्टर में मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक्स है जो कि पढ़ना है, क्योंकि आपका बंटी इस टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिया गया है। महाभोज भी उसी के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये आपके टॉपिक्स में नहीं है। ठीक है, आपका बंटी, इस जो कहानी है, ये जो उपन्यास मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें यह पढ़ेंगे कि यह उनका सबसे प्रसिद्ध यानी फेमस उपन्यास है। इसमें दिखाया गया कि जब माता पिता तलाक लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उनके बीच एक छोटे से बच्चे जो बंटी होता है उसकी ज़िंदगी और उसका बचपन कैसे बर्बाद हो जाता है, कैसे वो माता पिता से बिछड़ जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। दूसरा जो महाभोज इनकी उपन्यास है, इसमें ये क्या लिखे हैं, तो इसमें राजनीतिक पर लिखा गया है, राजनीति के बारे में ये उपन्यास लिखे गए हैं। इसमें दिखाया गया कि कैसे नेता लोग अपने फायदे और चुनाव जीतने के लिए गरीब और आम जनता का इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तीसरा 1 इंच का मुस्कान, ये भी एक इसका चैप्टर है यानी उपन्यास है जिसमें ये लिखे हैं, है ना। इसे मन्नू भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है ना। मन्नू भंडारी जिनके पति का नाम है राजेंद्र यादव, ठीक है, ये अपने पति के साथ मिलकर के 1 इंच मुस्कान जो चैप्टर है उसको लिखा है, और इसमें ये बताने का प्रयास किया कि यह आज के पढ़े लिखे जो लड़के और लड़कियां हैं ना, वो उलझे हुए हैं प्रेम और रिश्तों की कहानी में, बस 1 इंच की मुस्कान के लिए, मतलब थोड़ा सा मस्ती के लिए, थोड़ा सा हवस के लिए वो एक दूसरे के प्रेम में उलझे हुए हैं, इस चीज़ को ये बताना चाह रहे हैं। तो ये कोई बनावटी चीज़ें नहीं है, वो जो एक्चुअल में चीज़ें बीतती है वही चीज़ को ये उजागर किए हैं। नेक्स्ट है स्वामी, यह एक बंगाली कहानी का हिंदी रूप है, मतलब ये बंगाल का एक कहानी है, उसी को बस ये हिंदी में लिख दिए हैं, ठीक है, जिसमें एक महिला के अधिकार और उसकी सोच को दिखाया गया है। ये इसमें महिला का जो अधिकार है वो और महिला की कैसी सोच है उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। अगर संक्षेप में कहें तो मन्नू भंडारी के उपन्यास में आज के समाज के परिवार का टूटना, इंसानों का अकेलापन बहुत साफ साफ दिखाई देता है। मतलब समाज के परिवार में जिस प्रकार से एक दूसरे से भाई भाई
पत्नी पति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इंसान किस प्रकार से अकेला रहता है, यही सब चीज़ों को इनके उपन्यास, इनके कहानी में दिखाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों बंटी और शकुन का चरित्र चित्रण, क्योंकि जो मन्नू भंडारी जी के द्वारा आपका बंटी ये जो चैप्टर लिखा गया है इसमें 2 व्यक्ति मैन हैं, हालांकि 3 व्यक्ति हैं, बंटी और इसकी माता जी, शकुन और इसके पिताजी, लेकिन मैन जो यहाँ पर नाम आया है वो बंटी और शकुन का ही सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है। तो बंटी और शकुन दोनों का चरित्र यानी वो कैसा थे व्यवहार में, चाल बोल कैसा था उनका, किस व्यवहार के, किस टाइप के थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह उपन्यास पूरी तरह से बंटी और उसकी माँ शकुन के इर्द गिर्द घूमता है। इर्द गिर्द मतलब उसी के ऊपर है, बंटी और उसकी माँ शकुन के ऊपर ही ये उपन्यास लिखा गया है। दोनों के चरित्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले बंटी के बारे में देख लेंगे कि इसका चरित्र व्यवहार कैसा था, उसके बाद इसकी माँ का चरित्र और व्यवहार को देखेंगे हम लोग। बंटी का चरित्र चित्रण। बंटी इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र मतलब कि ये जो उपन्यास लिखा गया वो मेन इसी पर है। तो जब कोई भी व्यक्ति पर कोई भी कहानी लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है मुख्य पात्र। तो इस उपन्यास का मुख्य पात्र बंटी है, उनकी माँ है, उसके पिता है। ठीक है, लेकिन मेन जो पात्र है वो बंटी है, जो अपनी माँ शकुन और पिता अजय के तलाक के कारण मानसिक तनाव से झेल रहा है। अब इनकी जो माँ है शकुन और जो इनके पिता अजय जी हैं वो एक दूसरे से तलाक हो जाते हैं, इन लोगों का अलग हो जाते हैं, जिसके कारण बंटी मानसिक रूप से तनाव झेल रहे हैं, टेंशन में आ चुके हैं ये। ठीक है, अत्यधिक संवेदनशील, ये जो बंटी है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, जिसको नाजुक बच्चा कह सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी छोटे मोटे समस्याओं पर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बंटी एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील बच्चा है। वह अपने आसपास होने वाले बदलावों को, जैसे उनके माता पिता अलग हो जाना को गहराई से वो महसूस कर रहा है, उसी में वो खो गया है, उसी को दिन रात सोचते रहता है और अंदर ही अंदर वो घुटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। ठीक है, माता पिता के प्रेम के लिए तरसता, ये बच्चा जो है वो माता पिता के प्रेम के लिए तरस रहा है। बंटी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह अपने पिता अजय को भी नहीं भूल पाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तो अलग हो चुके थे और बंटी भी माँ के साथ रह रहा है। ठीक है, लेकिन पिता तो इनके साथ नहीं है। तो ये मैटर को सोच करके बहुत परेशान में है। ये माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन पिता को भी उतना ही ज़्यादा ये चाहता है। उससे दोनों का प्यार चाहिए, माँ को भी और पिता को भी, लेकिन उसे तो सिर्फ अभी माँ का प्यार मिल रहा है, पिता को तो प्यार मिल ही नहीं रहा है, जो उसे कभी एक साथ नहीं मिल पाता। ना माता का मिल पा रहा है, ना पिता का मिल पा रहा है। अगर माता से मिलने जा रही है तो माता के मिल रहा है, और अगर पिता से मिल रहे हैं तो पिता का सिर्फ प्यार मिल रहा है। दोनों का एक साथ प्यार नहीं मिल रहा, तो वो माता पिता के प्यार के लिए वो तरस रहा है। अनजान घर परिवार, जब उसकी माँ दूसरा विवाह कर लेती है और दूसरे के घर में चली जाती है तो बंटी भी उसी के साथ जाता है। तो बंटी को लगता है कि उसकी माँ अब सिर्फ उसकी नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर भी पहले से जो बाल बच्चे थे, ठीक है, वो भी उनके बेटे कहलाएंगे, तो उसको भी देखभाल कर रही है। तो इनको थोड़ा सा अपने आप में लग रहा है कि वो अब हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। वह नए घर और नए भाई बहनों के बीच खुद को अजनबी महसूस कर रहा है। जिस घर में उसकी माँ शादी की है वहाँ पर भी बाल बच्चे होंगे, जो कि बंटी के चचेरा कह लो चाहे तो सतेले कह लो, भाई बहन लगेंगे। तो उसके साथ इनको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब हम कहीं दूसरे पराये के घर में आ गए हैं और ये हमारी अब अपनी मम्मी नहीं बल्कि पराये मम्मी है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। अंदर अंदर बच्चा घुटता जा रहा है, टूटता जा रहा है ये। अब देखो अकेलापन महसूस, पहचान का संकट। ठीक है, ये पहचान का जो संकट है ना दोस्तों, इसको आप कट कर देना। ठीक है, इसको कट कर दो, सीधा सीधे हेडिंग लिखना अकेलापन महसूस होना। और अगर मान लो कि सबका हेडिंग अगर नहीं लिख पाओगे ना तो डायरेक्टली यही सबको एक्सप्लेन कर देना है। अगर अनजान घर परिवार नहीं लिख पाओगे तो सीधा इसी को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, नंबर दे करके नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, ऐसे करके नंबर 1 नंबर 2 ऐसे। अगर ये सब पॉइंट्स नहीं दे पाओगे तो इसको कट कर देना। ठीक है, अकेलापन महसूस, उपन्यास के अंत तक बंटी ना तो पूरी तरह अपनी माँ का रह पाता है और ना ही पिता का। उपन्यास में जब कहानी लास्ट होने लगता है वहाँ तक इस बात का पुष्टि होता है कि बंटी ना अभी पिता की तरफ हो पा रहा है, ना अपनी माँ को वो भूल पा रहा है। उसका बचपन छिन जाता है, वह एक गहरी खामोशी और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। वह अकेला रहने लगता है, वो टूट चुका है, वो रोता है अकेला में। ठीक है, कभी माँ को याद करता है तो कभी वो पिता को याद करता है। ये बंटी का दुख दर्द और उसके चरित्र चित्रण था। अब देखते हैं उसकी माँ शकुन का चरित्र चित्रण। शकुन जो बंटी की माँ है ना, जो शकुन कौन है, बंटी की माँ है, जो ये कॉलेज
सॉरी, मैंने इसके पहले स्कूल बोल दिया था गलती से, कॉलेज की प्रिंसिपल है। वह आधुनिक विचार वाली महिला, पहले जमाने वाली नहीं कि चलो पति का गज के रह जाए, आधुनिक यानी अभी के वर्तमान समय वाली महिला है जो किसी के गज के रहना नहीं चाहती है। ये आत्मनिर्भर है कि खुद हम प्रिंसिपल पैसा कमा रहे थे, किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहेंगे, किसी के बात को क्यों सुनेंगे। उसी को बोला जाता है आत्मनिर्भर, जो किसी के बात को ना सुन करके खुद के पैरों पर खड़े हो। शकुन एक कामकाजी महिला है जो काम करती है प्रिंसिपल के रूप में। वह अपने पति अजय के अहंकारी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो उसके अजय पति है, उसके छोटे से भी बात को इनके दिल को छू जाता है, लगता है कि वो अहंकार है, वो हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि जब महिलाएं खुद की पैसा कमाने लगती है ना, तो पति के छोटे छोटे बात भी उनको अहंकारी लगता है, ठीक है। और उससे अलग होकर के आत्मसम्मान के साथ जीने का फैसला करती है। और ये फैसला करती है कि अब हम इनके बातों को एक छोटा सा भी नहीं सहन करेंगे, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ और अगर ये हमको एक छोटा सा ही बात बोलते तो मेरा कितना बड़ा बेइज्जती है। इसलिए ये ऐसा चाहते हैं कि हम आत्मसम्मान यानी कि खुद के समान इज्जत के साथ अकेला जिएंगे, ठीक है। और इससे अलग हो जाते हैं, यानी अपने पति से वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ममता और अकेलापन, इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल दिल का कठोर है। बंटी के प्रति इसकी माँ का भी बहुत ज़्यादा ममता है और ये अकेला हो जाते हैं। शकुन जो है ना, वो बंटी से अगाध मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह उसकी हर ज़रूरत पूरा करती है, लेकिन बच्चा को ज़रूरत नहीं चाहिए, माँ पिता का प्यार चाहिए। लेकिन ये अकेली औरत होने के नाते वह समाज और अपने अकेलेपन से भी जूझ रही है। देखो, ये पहले वाले पति को तो छोड़ दी है, लेकिन बंटी को नहीं छोड़े। बंटी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है और उसके हर एक चाहत चीज़ों को वो देना चाह रहे हैं, हर एक चीज़ को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके सामने एक समस्या ये है कि घर समाज में जानते हैं कि अब औरत अकेले रहती है तो उसको कोई इज्जत भाव नहीं मिलता है, और अकेले औरत रह भी नहीं सकती है, ज़िंदगी गुजार भी नहीं सकती, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो औरत है वो अकेली है, ठीक है। और अकेली होने के नाते समाज का भी इसके ऊपर थोड़ा सा डर है कि समाज क्या कहेंगे, हम अकेले हैं, और अकेलेपन भी जूझ रही है। हो सकता है कल करके किसी तरीके से इसके ऊपर विपत्ति आ जाएगा, तो जब पति रहता है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये दूसरा शादी करने के लिए तैयार हो रही है ना। अब अपने सुख के लिए शकुन जो है वो सिर्फ एक माँ नहीं है। अगर सिर्फ एक माँ होती तो दूसरा शादी नहीं करती, ठीक है। तो वो एक माँ नहीं है, वो एक औरत भी है। औरत को भी एक अपना पति चाहिए होता है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी के खालीपन को भरने के लिए वह एक डॉक्टर जोशी जी होते हैं, उससे वो शादी कर लेते हैं। अगर नाम याद नहीं रहता तो बस इतना लिख देना कि वो अपने ज़िंदगी को खालीपन को भरने के लिए, खुशियाँ के लिए वह दूसरे से शादी कर लेते हैं। खुद की घुटन, शकुन जो है ना वो बंटी को खुश देखना चाहती है। बंटी जो उसका बेटा है वो कभी खुश रहता नहीं है। दूसरा शादी करके ये तो खुश रह सकते हैं, लेकिन बंटी तो खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। तो शकुन भी अपने बेटे के जो दुख देखता है ना, तो वो भी दुख हो जाते हैं, उसकी माँ भी। लेकिन अपनी दूसरी शादी के बाद वह बंटी को वह समय और अकेला प्यार नहीं दे पाती। अब उनकी माँ दूसरा शादी कर ली है, तो वहाँ पर भी तो बाल बच्चे उसके पति है, तो उसका देखभाल करना, खिलाना पिलाना, तो थोड़ा समय उधर भी चल जा रहा है। तो पहले जितना समय बंटी को देते थे उतना समय अब उनकी माँ नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से बच्चा और भी घुटन महसूस कर रहा है। बंटी की हालत देख करके दिन प्रतिदिन बंटी का हालत बिगड़ता जा रहा था। इनके हालत को देख करके वह अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार मानती है, उनकी माँ, कि मैं खुद को कसूर किया हूँ, मैं गलत किया हूँ, जिसकी वजह से बंटी अंदर ही अंदर टूट रहा है। यानी उनकी माँ को अब गलती का एहसास हो रहा है और घुटती रहती है, उसकी माँ भी घुटती रहती है उसके अपने बेटे को देख करके, अपने बेटे के खामोशी को देख करके, ठीक है। तो माँ के अंदर भी बच्चों का प्रति जो दया है, दर्द है, वो महसूस हो रहा है। लेकिन माँ भी दोनों तरफ से परेशान हो चुकी थी। अब देखते हैं दोस्तों आपका बंटी जो उपन्यास, इसमें भाषा शैली, तो जो मन्नू भंडारी जी के द्वारा ये जो चैप्टर आपका बंटी लिखा गया ना, बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया, ताकि हर एक व्यक्ति इसको पढ़े और उसी में खो जाए। हम कहानी को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक सीन भी चल रहा है कि मन्नू भंडारी जो लिखे हैं इस पूरे कहानी को, उसकी माँ के ऊपर कैसा बीत रहा होगा, बंटी कैसे बैठे होंगे, कैसे रो रहे होंगे, ये मेरे मन के अंदर एक चित्र चल रहा है, फिगर चल रहा है, मूवी चल रहा है, और उसी में खो चुके हैं, आंखों से आंसू निकलने के जैसा लगता है, ठीक है। तो देखो, मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास में ऐसी भाषा शैली का प्रयोग किया है जो पाठक मतलब पढ़ने वाले के दिल को सीधे छू लेती है ना, उनकी आंखों से आंसू निकल जाती है। इसकी मुख्य विशेषता बिंदुवार इस प्रकार है। देखो, पहली बात तो सरल भाषा। उपन्यास की भाषा बहुत ही सरल और आम बोलचाल की है, ताकि हर एक व्यक्ति इस भाषा को समझ जाए। इसमें जानबूझ करके भारी भरकम या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, ताकि पाठक यानी पढ़ने वाला
कहानी के साथ आसानी से जुड़ सके, ताकि अगर आसान भाषा रहेगा तभी तो लोग पढ़ेंगे और उसके चीज़ों को समझ पाएंगे, और अगर कठिन भाषा रहेगा तो उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो मनु भंडारी जी ने बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे का पॉइंट। ठीक है, दूसरा है बच्चे जैसी बोली का प्रयोग। देखो, जैसे बच्चे अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं ना, ठीक है, सेम वैसा ही आवाज़ के रूप में मनु भंडारी जी अपने उपन्यास में लिखे हैं। जैसे देखो, चूंकि कहानी एक छोटे से बच्चे बंटी का है, इसलिए इसमें उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो बच्चे रोज़ बोलते हैं, जैसे मम्मी, पापा, स्कूल, साहेब, खिलौने। ये सब एक बच्चे का आवाज़ है, और यही सब बच्चे का आवाज़ को ही उस कहानी में, उस उपन्यास में जोड़ा गया है, ताकि बच्चे को दर्द को समझा जा सके। इससे ऐसा लगता है जैसे सच में कोई बच्चा अपनी कहानी सुना रहा हो। चित्रात्मकता मतलब आंखों के सामने सीन बनना, मतलब ये भाषा इस प्रकार से लिखे हैं, कहानी को इस प्रकार से सेट किए मनु भंडारी जी कि हम बालक के बारे में, उसकी माँ के बारे में जब कहानी पढ़ते हैं ना, तो हमारे मन के अंदर आंखों के सामने एक सीन चल रहा होता है कि उस समय बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जैसे मानो कि हम मूवी देख रहे हैं, उस समय की कहानी को याद आ रहा है हमारे सामने, तो उसी को बोलते हैं चित्रात्मक। जब पढ़ करके वहाँ के बारे में माइंड में चले। ठीक है, मनु भंडारी के लिखने का अंदाज ऐसा है कि पढ़ते समय सारे दृश्य, सारे फिगर, सारे वहाँ को क्या हो रहा होगा, उसी को बोलते हैं दृश्य। पाठक यानी पढ़ने वाला की आंखों के सामने तैरने लगते हैं, मतलब आने लगते हैं, जैसे कि हमारे आंखों के सामने वो सब फिगर चल रहा है कि उस समय क्या हुआ होगा बंटी के साथ, उनकी माँ के साथ कैसे शादी हुआ होगा, ये सब चीज़ें। उदाहरण के लिए, जब बंटी अकेला कमरे में बैठा होता है या खिड़की से बाहर देखता है, तो वह अकेलापन पाठक खुद महसूस करने लगता है। देखो, इस कहानी को अगर पूरा पढ़ोगे तो ऐसा भी आएगा कि वो कमरे के पास बैठा रहता है, खिड़की से बाहर देखता है, तो ये सब चीज़ पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि बच्चा कैसे खिड़की से बाहर देख रहा होगा, कैसे अकेलापन बैठा होगा। तो ये सब फिगर हमारे पाठक यानी जो व्यक्ति पढ़ता है उसके मन में चलने लगता है। मन की बात को दिखाना, ठीक है, मन के बात को इस में दिखाया गया। इस उपन्यास में पात्र मतलब जिसके बारे में कहानी में बात चलता है, इसमें बंटी और शकुन का बात चला है, तो बहुत बार अपने आप से बातें करते हैं। ठीक है, यानी कि बंटी और शकुन का इसमें क्या लिया गया है, पूरा उसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो बंटी और शकुन जी अपने मन में भी क्या विचार को सोचते हैं ना, उसी प्रकार का हूबहू हमारे मनु भंडारी जी ने कहानी में उतार दिए हैं। वो क्या अपने मन में सोचते हैं, उनके मन में जो भी दुख, गुस्सा, डर चल रहा होता है, उससे लेखिका ने बहुत अच्छे तरीके से पन्ने पर उतार दिया है। और हम पढ़ते हैं तो जैसा हम लोग को, जैसे बच्चा कैसा था, अंदर ही अंदर घूट रहा है, ये बात तो बच्चा तो बोला नहीं, लेकिन ये कहानी को इस प्रकार से वो लिखें कि उनके अंदर की आवाज़ को भी पढ़ने वाले व्यक्ति को पता चल जा रहा है। और मिले जुले शब्दों का प्रयोग, इस उपन्यास में केवल शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें उर्दू और अंग्रेजी जैसे अनेक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो हम अपने रोजमर्रा यानी कि रोजमर्रा मतलब डेली की जिंदगी में बोलते हैं, जैसे हॉस्टल, तलाक, कमरा, साहब, प्रिंसिपल, ये सब सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग नहीं, ये उर्दू और अंग्रेजी का भी मिले हुए हैं। प्रिंसिपल अंग्रेजी है कि नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फाइनल निष्कर्ष पे। तो यह उपन्यास माता पिता के अहंकार, क्योंकि देखो माता जी भी थोड़ा अहंकार में डूबे थे, पिता भी जी थोड़ा अहंकार में डूबे थे, तो ये माता पिता के अहंकार के कारण बच्चे की मजबूरी एक ऐसी दर्दनाक कहानी है, यानी कि इसमें माता पिता थोड़ा अहंकार में डूबे रहते हैं, जिसके कारण बच्चों की मजबूरी एक ऐसी दर्दनाक हो जाती है, दर्दनाक बच्चे ऐसे जूझते हैं, ठीक है, जिसे पढ़कर हर किसी का आंखों में नम हो जाती है। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब लिखा जाता है वो हिंदी साहित्य के अंदर ही जाता है। मतलब समझ जाओ, उपन्यास, नाटक, कहानी, ये सब हिंदी साहित्य का ही बालक है, बच्चा है। तो हिंदी साहित्य में बच्चों के मन को दिखाने वाला इससे बेहतर उपन्यास दूसरा नहीं है। मतलब मनु भंडारी जी का एक उपन्यास, ठीक है, आपका जो बंटी है ना, इससे बेहतर अभी तक कोई और कहानी नहीं आया है जो एक बालक का विडंबना को, उसके दुख दर्द को दिखा सके। तो ये है दोस्तों इसका निष्कर्ष। नेक्स्ट इकाई नंबर 4 से, ए लड़की उपन्यास का सामान्य प्रस्तुत करे ऐसे दे दे, या ए लड़की उपन्यास के विस्तृत कथा वस्तु प्रस्तुत करे ऐसे दे दे, या ये लड़की उपन्यास में वर्णित अम्मू के चरित्र चित्रण के माध्यम से स्त्री विमर्श पर विचार करे ऐसे दे दे, या तो कृष्णा सोबती के सामान्य
उपन्यास के सामान्य परिचय दे दे। अगर कहीं कृष्णा सोबती भी देखने को मिले तो भी आंसर आपको सेम यही लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से चेंज करके दे देगा, आंसर आपको ऐसा ही लिखना है, क्योंकि मैंने जो आंसर को इस प्रकार से सेट किया है कि चाहे तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दे दे, तीनों क्वेश्चन एक ही है, घुमा करके किसी भी तरीका से दे देगा, आंसर अगर ऐसे लिख के आओगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन हमारा कि ए लड़की उपन्यास का सामान्य परिचय प्रस्तुत करें, ऐसे दे दे, या ए लड़की उपन्यास के विस्तृत कथा वस्तु प्रस्तुत करें, ऐसे दे दे, या ए लड़की उपन्यास में वर्णित अम्मू के चरित्र चित्रण के माध्यम से स्त्री विमर्श पर विचार करें, चाहे क्वेश्चन ऐसे दे दे। आंसर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही लिखना है। देखिए दोस्तों, एक उपन्यास है, उपन्यास मतलब एक कहानी के जैसा ही समझ जाओ, ठीक है। एक कहानी है, जैसे कहानी का अलग अलग नाम कैसे होता है, वैसे ही एक कहानी है जिसका नाम है ए लड़की, ठीक है। ए लड़की, ए एक कहानी का नाम है, उपन्यास का नाम है ए लड़की, और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति है ना उसका नाम है कृष्णा सोबती। लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती के द्वारा एक कहानी यानी कि एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम था ए लड़की, और इसमें एक माँ के बारे में और एक बेटी के बारे में पूरा कहानी लिखा गया है। तो वही माँ और बेटी के पूरा दुख दर्द को हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। माँ जो होती है दोस्तों थोड़ा कठोर होती है, बेटी को हमेशा डांट दबाव करती है, लेकिन माँ का कहना है कि बेटी को खुले में शादी करना चाहिए, मतलब कोई जाति वंश नहीं देखना चाहिए, वो किसी भी कास्ट से शादी कर सकते हैं, तुम स्वतंत्र है। और बेटी को यहाँ तक ही बोलती है कि तुमको किसी भी के गुलाम नहीं रहना है, ठीक है, कि पति जैसे बोल रहा है वैसे करें, जो आप तुमको मन कर रहा है तुम स्वतंत्र है, जो मर्जी वो तुम करो। तो थोड़ा सा गलत ये लगता है माँ का कि जो माँ उसके ऊपर डांट दबाव करती है। दूसरा ये उनकी माँ का सही लगता है कि जो पुरानी परंपरा है, ठीक है, बेटियों को घर के अंदर रखना, तो अपने ही कास्ट में शादी कराना, तो बेटियों को खुल के ज़िंदगी नहीं जीने देना, ऐसा वो अपने बेटी के साथ नहीं करते थे। बेटी को वो स्वतंत्र छोड़ देते थे कि जो मर्जी वो तुम कर सकती हो, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अम्मू वो जो लड़की थी उसकी माँ को कहा गया, ठीक है। चलो सबसे पहले परिचय देखते हैं। ये लड़की जो उपन्यास है ना, इसका लेखिका ने लिखने वाला कृष्णा सोबती के द्वारा ये लिखा गया है। इस उपन्यास में, उपन्यास मतलब वही दोस्तों कहानी के जैसा ही होता है, ठीक है। इस उपन्यास में कोई बड़ी घटना या बहुत सारे पात्र नहीं है, मतलब इस उपन्यास इस कहानी को लिखते समय बहुत बड़ा ये इसको नहीं लिखा गया है, ये बहुत ही छोटा कहानी है, ठीक है। ये बहुत ही क्या है, छोटा, और इसके बहुत सारे पात्र नहीं है। पात्र का मतलब होता है दोस्तों जिस भी व्यक्ति को हम लोग कहानी में लेते हैं ना उसको बोलते हैं पात्र। तो इस कहानी में बहुत सारे पात्र भी नहीं है, केवल उनके मम्मी है और उनके ये बेटी है, बस यही, और कोई नहीं है। पूरा उपन्यास एक बंद कमरे के भीतर बिस्तर पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ जिसको अम्मू कहा गया है और उसकी देखभाल कर रही अविवाहित यानी कुमारी बेटी लड़की के बीच का बातचीत पर आधारित है। बातचीत को संवाद कहते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा उपन्यास एक 4 रूम 4 दीवार के अंदर बंद कमरे का है, एक बिस्तर पर का है जहाँ पर एक बूढ़ी माँ लेटी हुई है जिसको अम्मू कहा गया है, और एक उसको देखभाल करने वाली उसकी एक अविवाहित यानी कुमारी बेटी है। इसी के बीच में जो बातचीत होता है मम्मी बेटी से, बेटी मम्मी से, उसी सब चीज़ों को यहाँ पर उजागर किया गया यानी कि लिखा गया है। चलो देखते हैं कि जो ये लड़की उपन्यास है इसका कथा वस्तु यानी कि इसका सार यानी कि इसका पूरा सारांश देखेंगे कि ये कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं। उपन्यास की कहानी बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी है, बहुत ही छोटी है, सिंपल है, लेकिन बहुत ही गहरा है, समझने वाली चीज़ है। चलो शुरुआत होता है इसका अंतिम समय से, जब इसकी माँ का अंतिम सांस चल रहा होता है, बूढ़ी हो चुकी होती है, अब मरने वाली होती है, ठीक है। तब ये अंतिम समय की पड़ाव है। अम्मू मतलब उसकी माँ, ठीक है, अम्मू बूढ़ी है, बीमार है और जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव पर ये कभी भी इसका जान जा सकता है। वह बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है, ए लड़की। वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और कुछ भी चीज़ों को ज़रूरत पड़ता है तो बोलती है ए लड़की अपनी बेटी को, ठीक है। आगे यादों का सफ़र यानी ये पुरानी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। अम्मू को अपनी मौत का एहसास है, इसलिए वह डरने के बजाय अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। देखो इनको क्या है, मौत का एहसास है, क्या हमारे मौत कभी भी हो सकता है, तो इसको डरना चाहिए, इसको भय होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, लेकिन ये सब के बजाय वो क्या कर रहे हैं, पुरानी पुरानी यादों में खोए हुए हैं, पुराने चीज़ों को याद कर रहे हैं। क्या क्या याद कर रहे हैं कि हमारी जवानी कैसी थी,
हम अपने मायके कैसे जाते थे, मायके में कैसे रहते थे, अपने पति के साथ कैसे रहते थे, सजने संवारने हम कैसे सजते थे संवरते थे, ये सब दिनों को याद कर रही है। मरने का इसको बिल्कुल परवाह नहीं है, पुराने चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। माँ बेटी का टकराव, अब थोड़ा सा माँ और बेटी के बीच में बकझक थोड़ा सा होते रहता है, लेकिन प्यार एक दूसरे से कम नहीं होता है। ना माँ प्यार से ज़्यादा कम प्यार करती है, ना तो बेटी माँ से, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा बकझक हो ही जाता है। जब दो बर्तन आपस में एक जगह रखेंगे तो टकरा ही जाता है, ठीक है। बेटी दिन रात माँ की सेवा करती है, लेकिन अम्मू का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी है, यानी जिसकी माँ है वो थोड़ा सा जिद्दी है। इस वजह से दोनों में अक्सर थोड़ा नोक झोंक बहसबासी होते रहती है ना। बेटी थक भी जाती है काम करते करते, पर अपनी माँ से बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है, माँ को कभी वो नज़रअंदाज नहीं करती है। अंत में क्या होता है, अम्मू अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीकर अंत में शांति से मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब वो अंतिम पड़ाव में अब उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, वो बहुत सालों तक जी ली, अब उसकी आत्मा के लिए शांति मिल गया। पीछे छूट जाती है कौन, उनकी बेटी और मम्मी की यादें। अब वो माँ उसकी मर गई तो उसके सिर्फ आधा ही छूट गया और उनका बस बेटी घर में छूट गई, ठीक है। ये था कहानी का पूरा सार। अब देखते हैं दोस्तों अम्मू का चरित्र चित्रण, अम्मू यानी उसकी माँ का व्यवहार कैसा था, और स्त्री विमर्श का मतलब हो गया कि महिलाओं के प्रति उसका नज़रिया कैसा था, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अम्मू का चरित्र चित्रण, उसी में सारा आ जाएगा। यानी उसकी माँ का सोच कैसा था। तो अपनी इच्छाओं को खुलकर जीने वाला स्त्री, यानी वो अपनी इच्छाओं को खुलकर जीने वाला स्त्री थे, किसी के दबाव में नहीं रहते थे। यही बात वो अपने बेटी को भी बोलते थे कि किसी के दबाव में नहीं रहना है। आमतौर पर बूढ़ी और बीमार औरतों को इच्छा रहित मान लिया जाता है। देखो क्या बताया जा रहा है, आमतौर पर जो भी कोई बूढ़ी या तो बीमार औरत रहता है ना, उसको इच्छा रहित मान लिया जाता है। इच्छा रहित मतलब कि उसको कोई भी चीज़ का इच्छा नहीं कर रहा होगा, ना कहीं घूमने का, ना कोई शौकीन का। और हम लोग भी यही मानते हैं कि जो व्यक्ति बीमार होते हैं, बूढ़ी हो चुके होते हैं, उसको कोई चीज़ का शौक़ नहीं होता है। तो वही बताया गया कि इच्छा रहित मान लिया जाता है। इच्छा रहित मतलब कोई भी चीज़ का शौक़ नहीं होता, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन अम्मू का तो बात यहाँ अलग ही है। लेकिन अम्मू ऐसा नहीं है, वह मौत के करीब होकर के भी अच्छा खाना खाना चाहते हैं, सजने संवरने की बात करते हैं कि कैसे सजना संवरना है। वह अपनी इच्छाओं को दबाती नहीं है, भले मरने के लास्ट पड़ाव में है, फिर भी वो अपनी इच्छाओं को उजागर रखती है, जैसे जवानी के टाइम में वो रखा करते थे। देवी रूप का विरोध, जैसा हम लोग बोलते हैं माँ देवी रूप होती है, ठीक है, तो इसकी माँ खुद ही इस चीज़ का विरोध करती है कि बिल्कुल नहीं, माँ जो देवी का रूप नहीं ले सकती है, क्योंकि देवी वो होती है जो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, अपने गुस्सा पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन माँ अपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए माँ देवी नहीं है, ऐसा इनकी माँ का ही कहना है, ठीक है। उनकी बेटी ऐसा बात नहीं बोल रही है। देखो क्या बोल रही है, अम्मू कोई देवी जैसी माँ नहीं है। इनकी माँ खुद बोल रही है कि जो माँ है ना, वो कोई देवी जैसी माँ नहीं है। ये बात जो इस चीज़ को लिख रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं, लेकिन ये बात किसका है, अम्मू जी का है ना। तो अम्मू कोई देवी जैसी माँ नहीं है, वह एक आम इंसान है जिसे गुस्सा आता है, उसकी माँ को गुस्सा आता है, और जो अपनी बेटी पर हुक्म चलाती है, और वो अपनी बेटी पर हुक्म चलाती है कि ये करो वो करो, लेकिन देवी तो ऐसा नहीं करती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उसकी माँ देवी नहीं है, क्योंकि वो गुस्सा करती है और उस अपने बेटी के ऊपर हुक्म चलाती है, और कभी कभी स्वार्थी भी उसको लगने लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तुम ही करो, है ना। तो लेखिका ने, यानी लिखने वाला जो इस कहानी को लिख रहा है, तो लेखिका ने दिखाया कि माँ भी एक मनुष्य है, उसकी अपनी कमियाँ हो सकती है, इसलिए इसको हम देवी का रूप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है विवाह और स्वतंत्रता पर विचार। विवाह और स्वतंत्रता पर विचार। अम्मू अपनी अविवाहित बेटी जो कुमारी बेटी है से शादी और वंश को लेकर बहस करती है। वंश मतलब जब जिस वंश के हमें उसी वंश में शादी करना, ऐसा हम लोग करते हैं ना, लेकिन उनकी माँ का कहना था कि तुम जिस भी वंश में शादी करो अपने मर्जी से करो। वह मानती है कि माँ बनना और घर बसाना स्त्री के जीवन का एक सुंदर हिस्सा है ना। स्त्री का एक सुंदर सा हिस्सा है माँ बनना, घर बसाना, इसलिए आप अपने मर्जी से इस चीज़ को करो, अपने मर्जी से शादी करो। लेकिन वह बेटी को यह भी सिखाती है कि किसी भी पुरुष का गुलाम बनकर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। कि अगर कोई भी पुरुष गुलाम बना करके रखता है तो ऐसा गुलाम बन के नहीं रहना, जो तुमको मन कर रहा है वो चीज़ करो। नेक्स्ट है पुरुष सत्ता को चुनौती। पुरुष सत्ता मतलब क्या हो गया दोस्तों, जिससे पहले के समय में समाज में पुरुषों को आगे रखा जाता था,
कहीं भी बैठक हो पुरुष आगे आएंगे, माँ पिता का जमीन हो तब पुरुष का हाथ होगा उस पर, हर एक चीज़ पर पुरुष का हाथ, तो उसी को बोला जाता है पुरुष सत्ता। तो उसकी माँ पुरुष सत्ता को चुनौती देती है कि पुरुष सत्ता नहीं होना चाहिए, हर जगह पुरुषों का नहीं चलना चाहिए। अम्मू अपने अतीत यानी पुराने को याद करके बताती है कि कैसे पुरुषों के समाज में औरतों को दबाया जाता है। उनको पता है पहले के समय में, क्योंकि वो तो बहुत साल से जी रहे हैं, कि कैसे समाज में पुरुषों के सामने औरतों को दबाया जाता है। वह अपनी बेटी को एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बोलता है और आत्मनिर्भर लड़की के रूप में देखना चाहता है कि खुद के पैरों पर खड़ा हो, किसी के बंधन में मत बंधो, है ना, जो समाज के बंधन से ना डरे। कि समाज में जितने भी सारे बंधन लगा रहता है कि ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, लड़कों के सामने नहीं जाना है, तो ये सब बंधन को तोड़ना चाहती है उसकी माँ और अपने बेटी को इस बंधन से निकालना चाहती है। खुद की पहचान, उसकी माँ चाहती है कि खुद का पहचान बनाओ, है ना। अम्मू का चरित्र एक यह दिखता है, जो उसकी माँ है उसका चरित्र यह दिखता है कि एक स्त्री चाहे माँ बन जाए, पत्नी बन जाए या बूढ़ी हो जाए, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इनका ये कहना है कि चाहे एक लड़की माँ बन जाए, पत्नी किसी का बन जाए या बूढ़ी हो जाए, लेकिन उसका एक अपना जिंदगी जीने का एक अपना पहचान होता है, उसका एक अपना पहचान है। वो किसी के पत्नी के नाम से वो नहीं पहचानना चाहिए, उसको किसी की माँ से उसको नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि खुद का पहचान होना चाहिए। वह सिर्फ किसी माँ या पत्नी बनकर नहीं मरना चाहती है कि हम फलना की माँ मर गई तो उसकी पत्नी मर गई। वो अपने पहचान से मरना चाहती है, अपना पहचान बनाना चाहती है। और आजकल के समय में यही होता है कि फलना के पत्नी मर गई, आखिर उसका पहचान है तो क्यों ना व्यक्ति बोलेगा कि वो व्यक्ति मर गया, ताकि हर व्यक्ति उसको पहचाने। नेक्स्ट है ये लड़की उपन्यास की भाषा शैली, कि जो इसको लिखा गया जिसके द्वारा, लेखिका के द्वारा, ठीक है, वो इसमें किस प्रकार के भाषा का प्रयोग किए हैं। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं कि भाषा शैली लिखी, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। इस उपन्यास पूरी पुस्तक में माँ और बेटी के बीच की बातचीत के रूप में आगे बढ़ती है। मतलब इस उपन्यास में पूरा का पूरा पुस्तक में जो भी आगे बात बढ़ा है वो माँ और बेटी का ही बात आगे बढ़ा है। ऐसा लगता है जैसे पाठक यानी पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति पढ़ता है वो कोई उपन्यास नहीं पढ़ रहा है, बल्कि कोई नाटक देख रहा है या तो नाटक को सुन रहा है। नाटक जो व्यक्ति डांस वगैरह करके कोई भी चीज़ को दिखाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है, वैसा ही महसूस हो रहा है। हालांकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे लग रहा है जैसे कोई चीज़ को हम आंखों के सामने देख रहे हैं, है ना। कृष्णा सोबती जो इस कहानी को लिखे हैं ने किसी कठिन या भारी भरकम भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब के आसपास बोले जाने वाले आम भाषा का प्रयोग किया है, जिससे हर एक व्यक्ति उसको समझ सके। नेक्स्ट है ये लड़की संबोधन करके एक बेटी के लिए नहीं है, बल्कि यह दुनिया के हर उस स्त्री का प्रतीक है जो अपना आज़ादी का तलाश में है। देखो ये लड़की सिर्फ वो अपना बेटी को नहीं बोले हैं, वो दुनिया के हर एक बेटी को बोले हैं जो आज़ादी चाहते हैं, जो समाज के बंधन में बंधे हुए हैं, उसको वहाँ से वो निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि उपन्यास के संवाद, देखो ये जो उपन्यास में जो संवाद हो रहा है ना, संवाद मतलब क्या, बातचीत बेटी और माँ के बीच, वो बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है। माँ और बेटी के बीच के वाक्य बहुत ही छोटे हैं, सीधे दिल पर चोट करने वाले हैं, ठीक है। माँ और जो बेटे के बीच में जो बातचीत हुआ है वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन सीधे दिल पर छूने वाला बात है। छोटे छोटे बात है लेकिन सीधे दिमाग में घुस जाता है। इसमें माँ का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और बेटी की थकान व ममता साफ झलकती है। मतलब छोटे छोटे वाक्य हैं, चिड़चिड़ाहट, बेटी की थकान, ममता, तो ये सब चीज़ें बड़ा वाक्य में नहीं बताया गया कि माँ को कितना दर्द हुआ होगा या तो फिर माँ का सेवा करने में बेटी को कितना दर्द हुआ होगा। बस एक ही लाइन में लिखा गया कि बेटी थक जाती थी। इसी से पता चल रहा है इसके बहुत बड़े वाक्य, इसका बहुत बड़ा चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि वो लड़की कितनी माँ का सेवा करती थी। तो छोटे छोटे वाक्य से यहाँ पर बहुत बड़े इसका अर्थ निकलता है। अगर निष्कर्ष पे आ जाए दोस्तों, तो इसका निष्कर्ष है कि ये लड़की सिर्फ एक मरती हुई माँ और बेटी की कहानी नहीं है। यानी जो ये लड़की, एक हमारा जो एक कहानी का नाम है ना, वो सिर्फ एक मरती हुई माँ और बेटी की कहानी नहीं है, बल्कि यह 2 पीढ़ियों की स्त्रियों के बीच का बातचीत है। संवाद मतलब बातचीत है। एक उस स्त्री के समय की बात है जब स्त्रियों को समाज में दबा करके रखा जाता था, और एक उस स्त्री के समय की बात चल रहा है इसकी बेटी का, कि किसी भी तरीक़े से समाज में दब के नहीं रहना है। तो ये एक पहले के समय में जो दबा करके रखा जाता था उसका बात कर रहा है, और आगे ये बात कर रहा है कि किसी को भी दबा करके नहीं रखा जाना चाहिए। इसी का पूरा बात किया गया।
अम्मू का चरित्र यह साबित करता है कि स्त्री का जीवन केवल दूसरों की सेवा या त्याग के लिए नहीं है कि बस दूसरों की सेवा करे, पति का सेवा करे, सास ससुर का सेवा करे। उसका भी जिंदगी, उसका भी शौक है ना। उसका अपनी देह है, उसकी अपनी अभिलाषा है, लक्ष्य है, उसकी अपनी सोच है, अपनी आज़ादी है, उस पर वो हक है उसका। ठीक है, उसको भी अपना ज़िंदगी जीने का हक है। इसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताइए दोस्तों। तो ये हमारा फाइनल ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।